जीएसटी के बढ़ने से एक बहुत बड़ा सूचक होता है वो कि इकोनॉमी आपकी अच्छी राह पे जा रही है। भारत का बजट है इस वर्ष का 48 लाख करोड़ रुपया। आंकड़ा हमेशा जानना चाहिए, आपको जान के अच्छा लगेगा मेरा देश कितना प्रगति कर चुका है। अगले वर्ष डेफिनेटली 50 लाख करोड़ रुपया खर्च हो चुका होगा। जिस तरह हमने देखा कि श्रीलंका के केस में, बांग्लादेश के केस में, पाकिस्तान के केस में उनका एक्सटर्नल डेट बहुत ज़्यादा है, यानी कि दूसरे देशों से लिया हुआ पैसा बहुत ज़्यादा है। अगर आप इंटरेस्ट दे भी रहे हैं तो किसी और देश को जा रहा है वो पैसा। भारत के केस में ये एक बहुत पॉजिटिव ट्रेंड बन चुका है कि हम लोग ज़्यादा बोरो कर रहे हैं अपने ही देश से। क्यों किया जा रहा है ये? भारत में एक बहुत बड़ा आरोप है कि भारत के जो यूथ हैं, ग्रेजुएट्स हैं, उनमें एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है। माने डिग्री हाथ में ले ली, काम कुछ नहीं करने को आ रहा। MBAs के लिए एक सर्वे आया था, 92% ऑफ इंडियन MBAs आर अनएम्प्लॉयबल। अनएम्प्लॉयबल माने किसी नौकरी के फिट नहीं है वो, ना कुछ आता जाता है। इंजीनियर्स को देखा है मैंने, कुछ नहीं आता जाता और बस डिग्री लेके घूम रहे हैं, अच्छी वाली नौकरी दो हमें। तो इंजीनियर्स के लिए कुछ सर्वेज हुए हैं कि मोर देन 50% ऑफ इंडियन इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयबल। तो स्किल डेवलपमेंट में बहुत पीछे हैं हम लोग, और उसके लिए ये वाला काम किया गया है कि आप एक साल अच्छी कंपनी में 12 महीने इंटर्नशिप करोगे और उसके लिए आपको पैसा मिलेगा, ताकि आप 12 महीने के बाद आप किसी बढ़िया कंपनी से सर्टिफिकेट लेके जाओगे जॉब मार्केट में, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। और टॉप 500 कंपनीज हैं ये। भारत में केवल 2.2% पॉपुलेशन टैक्स पे करती है, इनकम टैक्स। अमेरिका में वो परसेंटेज है 50%, फ्रांस में है 78%, जर्मनी 61%, यूके लगभग 60%। तो हम लोग जब कंप्लेन करते हैं हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं हम लोग जिम्मेदार हैं। नमस्ते मित्रों, यदि आपने आज से पहले बजट का लेक्चर देख भी लिया हो तब भी ये वाला ज़रूर देखिए, क्योंकि हम केवल फाइनेंस मिनिस्टर ने जो कहा था उसको दोहराते नहीं है, उसको रिपीट नहीं करते। आपको एक एक टेक्निकलिटी समझाएंगे बजट की कि किस प्रोविज़न से क्या फ़र्क पड़ा, देश की इकोनॉमी को क्या फ़र्क पड़ा, आपको क्या फ़र्क पड़ेगा। और अगर आपको इकोनॉमिक्स बिल्कुल समझ नहीं आती तो ज़रूर देखिए, बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं हम। लगभग छठा वर्ष है हमारा भी, निर्मला जी के साथ साथ हम भी चल रहे हैं। प्रथा बन चुकी है, हर वर्ष बजट का लेक्चर हम लोग पेश करते हैं आपके सामने, और कई लोग वेट भी कर रहे हैं, मैसेज भी आ गए, फ़ोन भी आ गए कि सर जल्दी अपलोड कीजिए। इस बार शायद मेरा भी रिकॉर्ड बन रहा है कि बजट प्रेजेंट होने के चौथे पाँचवें दिन में लेक्चर को आपके सामने प्रेजेंट कर पा रहा हूँ। तो 3 पार्ट्स में रहेगा ये लेक्चर हमारा एज़ यूजुअल, यदि आपको पता है तो। पहला पार्ट होगा एनालिसिस कि बजट से हुआ क्या है, इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ा है। सबसे पहला फोकस हमारा यही रहता है, जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट होगा, आम जनता को भी उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। सेकेंड पार्ट होगा हमारा UPSC GPSC वगैरह एग्ज़ाम्स के लिए, जिसमें आपकी स्कीम्स वगैरह क्या लॉन्च हुई है गवर्नमेंट ने, आम जनता भी देख सकती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीका होता है हमारा समझाने का। और थर्ड पार्ट होगा टैक्सेशन वाला, टैक्सेशन में क्या फ़र्क हुआ है। तो कोशिश करते हैं जितना हो सके छोटा लेक्चर रखने की। किसी भी वर्ष आप बजट पढ़ना जब शुरू करें, सबसे पहला ध्यान आपका जिस फिगर पे जाना चाहिए वो है कि रुपया कहाँ से आ रहा है और रुपया कहाँ जा रहा है, गवर्नमेंट का पैसा कहाँ जा रहा है। क्योंकि बजट होता है आने वाले वित्तीय वर्ष का, फाइनेंशियल ईयर का हिसाब का लेखा जोखा, यानी खर्च कहाँ होगा और इनकम कहाँ से होगी। तो सबसे पहला ध्यान आपका यहीं पे जाना चाहिए। एक अंग्रेज़ों की देन है, हमारे यहाँ पे गरीबी दे गए थे, तो एक वर्षों से एक लेगेसी चली आ रही थी, विरासत चली आ रही थी कि सबसे बड़ी जो इनकम का सोर्स है वो हुआ करता था बोरोइंग्स, यानी कि जो उधार हमने लिया है बाकी लोगों से। अब ये उधार पिछले काफ़ी वर्षों से डाउन जा चुका था, सबसे पहला सोर्स नहीं हुआ करता था। आइडियली किसी इकोनॉमी में सबसे बड़ा सोर्स इनकम का होना चाहिए इनडायरेक्ट टैक्सेस, आपका GST। क्योंकि जब GST बढ़ेगा तो उसका मतलब है कंजम्पशन बढ़ रहा है, उसका मतलब है इकोनॉमी की उसका मतलब है फैक्ट्रीज़ की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, उसका मतलब है कि आपके कंज्यूमर्स का परचेजिंग कैपेसिटी भी बढ़ रही है। तो एक GST के बढ़ने से एक बहुत बड़ा सूचक होता है वो कि इकोनॉमी आपकी अच्छी राह पे जा रही है। आइडियली सबसे बड़ा सोर्स आपकी इनकम का होना चाहिए GST, लेकिन
कोरोना के बाद से फिर से गवर्नमेंट के खर्चे काफ़ी बढ़ गए थे और उधारी काफ़ी लेनी पड़ी गवर्नमेंट को, तो दोबारा से हम लोग उसी काल में चले गए हैं कि बोरोइंग सबसे बड़ा हेड हो चुका है, सबसे बड़ा सोर्स हो चुका है हमारी इनकम का, क्योंकि गवर्नमेंट ज़रूरत से माने जितनी ज़रूरत है उतना स्पेंड कर रही है, अपनी इनकम से ज़्यादा स्पेंड कर रही है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से एक बहुत अच्छी एक चीज़ देखने को मिल रही है, वो ये है कि टैक्स कलेक्शन काफ़ी बढ़ चुका है। तो इनकम टैक्स का जो हेड है वो सेकंड लार्जेस्ट हो चुका है। और ये एक बड़ी चौंकाने वाली चीज़ है, क्योंकि भारत में नॉर्मली लोग इनकम टैक्स पे नहीं करते और टैक्स कलेक्शन काफ़ी बढ़ चुका है। कॉर्पोरेशन टैक्स होता है कंपनियों का इनकम टैक्स, तो जो जैसे हम लोग इनकम टैक्स देते हैं कंपनीज के लिए, वो होता है कॉर्पोरेशन टैक्स, तो वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं, मैं आपको ज़रा कंपैरिजन दिला दूं। 2023 के बजट में बोरोइंग्स का शेयर था, उधार का कर्ज का शेयर था 34%, जो घट के हो चुका है 27%। यानी हम लोग देख सकते हैं इकोनॉमी दोबारा से अच्छी राह पे जा रही है, ठीक है। और तब इनकम टैक्स था 15%, जीएसटी 17, कॉर्पोरेशन टैक्स 15। तो आप देख सकते हैं तीनों का शेयर काफ़ी बढ़ चुका है। और 2022 में ये था 35%, 34 से भी ज़्यादा। तो 2019 का बजट आपको दिखा दूँ, कोरोना से पहले वाला, इसमें सबसे बड़ा सोर्स था इनकम का एक जीएसटी 21% और कॉर्पोरेशन टैक्स 21%, बोरोइंग्स था 19%, यानी बोरोइंग्स का शेयर काफ़ी कम था। तो ये आप लोग देख पा रहे हैं, जैसे बताया मैंने कि हम जो गुलामी काल वाले लेगेसी इश्यूज़ को छोड़ चुके थे, लेकिन कोरोना के कारण दोबारा से वही लेगेसी इशू आ चुके हैं कि सबसे बड़ा इनकम का सोर्स है हमारा बोरोइंग्स। हो सकता है आने वाले 1-2 वर्षों में ये रिकवर हो जाए, ठीक है। दूसरी चीज़ है पैसा कहाँ जा रहा है, सबसे बड़ा सोर्स अगेन, जब आप सबसे ज़्यादा उधार ले रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जाना भी चाहिए इंटरेस्ट पेमेंट्स की तरफ। पिछले वर्ष वहीं जा रहा था, 20% जा रहा था इंटरेस्ट पेमेंट्स पे 2023 में, और स्टेट्स को जा रहा था 18%, सेंट्रल सेक्टर स्कीम को जा रहा था 17%। लेकिन इस बार यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, इंटरेस्ट पेमेंट 19% है और स्टेट्स को टैक्सेस और ड्यूटीज जा रहे हैं 21% और सेंट्रल सेक्टर स्कीम को जा रहे हैं 16%। आप समझिए इंटरेस्ट कोई आपको प्रोडक्टिव खर्चा नहीं है। अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसका आपको कोई भी इस साल या अगले वर्ष आपको कोई एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं मिलने वाला, वो आपकी इनकम पे एक एडिशनल बोझ है। तो ये जितना हो सके कम होना चाहिए। मैं आपको पिछले वर्षों के भी दिखा दूं ज़रा। 2022 में सबसे बड़ा खर्चा जा रहा था इंटरेस्ट पे, और 2019 में हम लोग उसको ओवरटेक कर चुके थे। तो एक बात हमको पता चल गई कि गवर्नमेंट अपनी इनकम से ज़्यादा खर्चा कर रही है। दूसरी चीज़ होती है आपका बजट का बैलेंस, कि बजट किस टाइप का बजट है। अगर आपकी इनकम से एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो उसको कहा जाएगा डेफिसिट। माने गुजराती में कहते हैं उसको खाद, हिंदी में कहते हैं घाटा, वित्तीय घाटा या राजकोषीय घाटा, गुजराती में कहते हैं नाणाकीय खाद, इंग्लिश में कहते हैं उसको फिस्कल डेफिसिट। अगर आपके एक्सपेंसेस, आपके खर्च आपकी इनकम से ज़्यादा हैं तो उसको कहा जाएगा फिस्कल डेफिसिट, और यदि इनकम ज़्यादा है तो उसको कहा जाएगा सरप्लस, तो उसे कहा जाएगा सरप्लस बजट। जैसे गुजरात वाले बजट के लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, गुजरात एक स्टेट है भारत का जो वर्षों से, लगभग पिछले 15-17 वर्षों से सरप्लस बजट दे रहा है। तो खैर, दूसरी डेफिसिट्स के 3 प्रकार होते हैं बजट में। एक हो गई फिस्कल डेफिसिट, यानी आपके कुल इनकम माइनस कुल एक्सपेंसेस, वो हो गई फिस्कल डेफिसिट। दूसरी होती है रेवेन्यू डेफिसिट, माने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, वो हो गई रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू एक्सपेंस क्या है, कैपिटल एक्सपेंस क्या है, मैं समझा रहा हूँ आपको भी थोड़ी देर में, 1-2-3 स्लाइड ज़रा जेल लीजिएगा। और तीसरी होती है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट माने फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, जो इंटरेस्ट हमने दिखाया आपको, तो उससे आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअल कर्ज कितना बचा हुआ है हम पे। अगर आप प्राइमरी डेफिसिट देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कर्ज का असल प्रिंसिपल पेमेंट कितना बचा हुआ है, वो होती है प्राइमरी डेफिसिट। खैर, तो एक जब कोरोना आया तो हम लोग ज़्यादा स्पेंड करने लगे, तो हमारी डेफिसिट का एक आंकड़ा भी काफ़ी ऊपर चला गया था। आप देख पा रहे हैं
2013-14 में फिजिकल डेफिसिट थी 4.5% जीडीपी के, और वो 2020-21 में बढ़ के चली गई थी 9.2%, जो कोरोना वाला पीक साल था। और अब आप देख पा रहे हैं ये वाला डेफिसिट दोबारा से कंट्रोल में आ चुका है। ये 5.1 था फरवरी का आंकड़ा, और अभी ये जुलाई महीने में ये वाला फिगर पहुंच चुका है 4.9% पे। तो काफ़ी अच्छा काम हो रहा है डेफिसिट वाले फ्रंट पे, यानी गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस काफ़ी कंट्रोल, यानी गवर्नमेंट की इनकम बढ़ रही है, जिस वजह से आपका एक्सपेंसेस दिखाई नहीं दे रहे, और गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे से कंट्रोल किया हुआ है। एक और चीज़ जो अच्छी गौर करने वाली है वो है रेवेन्यू डेफिसिट काफ़ी कम हो चुकी है, 1.8% पे जा चुकी है, और हो सकता है आने वाले 3-4 वर्षों में इसको हम ज़ीरो के करीब ले जा सके। रेवेन्यू डेफिसिट जितनी कम हो उतना अच्छा होता है। रेवेन्यू एक्सपेंसेस अगेन आपको लॉन्ग टर्म कोई बेनिफिट नहीं देते। दूसरा प्रश्न आपके मन में उठना चाहिए कि यदि हम लोग खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं इनकम से, तो उसका पैसा कहाँ से ला रहे हैं? उस चीज़ को कहा जाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग, माने आपके एक्स्ट्रा कहाँ से पैसा आ रहा है, तो वो होगा उधार। जाहिर सी बात है, अगर आपको कोई अपना दोस्त भी कहे कि मेरी इनकम है 50,000 और खर्चा कर रहा हूँ 55,000, तो आप किनारा कर लोगे। आपको लगेगा कि भैया अगले महीने 5,000 मेरे से मांगेगा, तो चूना कटेगा, आपको भी पता है। तो किसी की इनकम अगर एक्सपेंसेस से ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है उधारी उसकी ज़्यादा होगी। लेकिन हम लोग कहाँ से उधार ले रहे हैं? हम लोगों के मीडिया नैरेटिव एक बहुत नेगेटिव टाइप का बन चुका है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति पे इतना कर्ज है, भारत का कर्ज इतना बढ़ रहा है। सर, वो ज़माने चले गए जब आपके कर्जे वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से या किसी और देश से आ रहे थे। ये भारत की अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ बन चुकी है। जिस तरह हमने देखा कि श्रीलंका के केस में, बांग्लादेश के केस में, पाकिस्तान के केस में उनका एक्सटर्नल डेट बहुत ज़्यादा है, यानी कि दूसरे देशों से लिया हुआ पैसा बहुत ज़्यादा है। अगर आप इंटरेस्ट दे भी रहे हैं तो किसी और देश को जा रहा है वो पैसा। भारत के केस में ये एक बहुत पॉजिटिव ट्रेंड बन चुका है कि हम लोग ज़्यादा बोरो कर रहे हैं अपने ही देश से, यानी कि हम लोग बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड इशू कर रही है। बॉन्ड किसको दिए हुए हैं? भारत की जनता को ही दिए हुए हैं। तो वो पैसा मोर और लेस इकोनॉमी में ही है। हालांकि कर्ज पे, उधारी पे कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन उतनी ज़्यादा चिंताजनक स्थिति नहीं है। सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। और दूसरी चीज़, अगर आप कभी भी डेट देखें, कोई भी किसी भी देश का उधारी देखें, तो उसको कभी भी एब्सोल्यूट टर्म्स में मत देखिए। उसको कंपेयर किया जाता है डेट टू जीडीपी रेशियो, यानी आपकी जीडीपी का कितना % है आपका गवर्नमेंट डेट। थोड़ी सी कुछ स्लाइड्स रिपीट हो रही है इंटरिम बजट से, तो थोड़ा सा जिन लोगों ने वो पुराना लेक्चर देखा हुआ है उनसे मैं आग्रह करूँगा थोड़ा सा रिपीटेशन झेल लीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें कंटिन्यूएशन के लिए मुझे समझानी आवश्यक है। तो सबसे ज़्यादा डेट टू जीडीपी रेशियो है जापान का। उसके बाद आप देख लीजिए G7 कंट्रीज़ का एवरेज है 128, इटली 144%, सिंगापुर 168%, यूएसए 123% है। चाइना भी बहुत ज़्यादा है हमसे, चाइना नियर अबाउट 80% है, यूके 104% है, और भारत का ये 61.7% है। ये अगेन 2022 का प्रोजेक्शन है। इस साल ये घट के हो चुका है 58%। तो आप देख सकते हैं भारत सरकार ने अपना कर्जा भी काफ़ी अच्छे से कंट्रोल किया हुआ है। और अगेन मैं आपको कोरोना वाला फिगर दिखाना चाहूँगा। 2019 में ये फिगर पहुँच चुका था 47% पे। इस डेट टू जीडीपी रेशियो को याद रखें, मैं आपको आके एक और स्लाइड में इसका रेफरेंस दिखाऊंगा। गवर्नमेंट ने एक और इस ओर एक संकेत किया है कि आने वाले टाइम में ये वाला फिगर ज़्यादा यूज़ में रहेगा। दूसरी चीज़, जब आप बजट के फिगर्स देखना शुरू करें तो एक चीज़ और समझिए, बजट होता है आने वाले वर्ष का एक हिसाब कि आने वाले वर्ष में कितना खर्च होगा। बजट प्रेजेंट होता है नॉर्मली फरवरी में, 1 फरवरी को, और हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से। तो वर्ष शुरू भी नहीं हुआ और हमने आंकड़े प्रेजेंट कर दिए, तो उन आंकड़ों को कहा जाता है बजट एस्टिमेट्स, अनुमान या अंदाज। अब बजट में एक और आंकड़ा होगा रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। जब पिछले वर्ष हमने बजट प्रेजेंट किया था तो वो भी आने वाले वर्ष का एस्टिमेट ही था, एडवांस एस्टिमेट था। और इस वर्ष जब फरवरी में बजट प्रेजेंट हो रहा है तो ये अभी भी ये वाला साल अभी कंटिन्यूड है, यानी पिछले बजट का वर्ष भी अभी तक ख़त्म नहीं हुआ।
तो पिछले वर्ष के दौरान जो भी खर्च हुआ होगा उसमें हो सकता है कुछ बढ़ोतरी हुई हो सकता है इनकम में कुछ कम ज़्यादा हुआ हो जितना गवर्नमेंट का एस्टिमेट था। तो इस वर्ष का आंकड़ा होगा जिसे कहा जाएगा रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। अभी भी ये भी एस्टिमेट ही है क्योंकि वर्ष खत्म नहीं हुआ है। और तीसरा आंकड़ा होगा एक्चुअल्स, जो है पिछले से पिछले वर्ष का। यानी समझ लीजिए 1 फरवरी 2024 को बजट प्रेजेंट होगा फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए। तो 24-25 के जो आंकड़े होंगे उन्हें कहा जाएगा बजट एस्टिमेट्स। 1 फरवरी 2024 को अभी वित्तीय वर्ष 2023-24 खत्म नहीं हुआ, वो खत्म होगा 31 मार्च 2024 को। तो उस वर्ष के लिए होंगे रिवाइज्ड एस्टिमेट्स, संशोधित अनुमान। और 2022-23 का वर्ष खत्म हो चुका है तो उसके होंगे एक्चुअल्स, उसमें एक्चुअली कितना खर्चा हुआ, कितनी इनकम हुई। तो ये नॉर्मली आपका बजट का ये नंबर्स होते हैं। तो 2024-25 के अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के बजट एस्टिमेट्स, पिछले वर्ष के रिवाइज्ड एस्टिमेट्स और 2022-23 के एक्चुअल्स, ये किसी भी बजट में आप देख सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी इकोनॉमी कहाँ जा रही है पिछले 3 वर्षों में। एक सबसे बड़ा फिगर देखने लायक है, भारत के बजट का खर्च कितना हो गया है, लगभग 48,20,000 करोड़ रुपए। तो भारत का, अरे भगवान, तो भारत का बजट है इस वर्ष का 48 लाख करोड़ रुपया। आंकड़ा हमेशा जानना चाहिए, आपको जान के अच्छा लगेगा मेरा देश कितना प्रगति कर चुका है। अगले वर्ष डेफिनेटली 50 लाख करोड़ रुपया खर्च हो चुका होगा। अब एक महाशय हैं यूट्यूब पे बड़े ज्ञानवर्धक वीडियोस डालते हैं, उनका एक वीडियो आ गया था, कहीं पे रील आ गई थी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी फेलियर है। तो उन्होंने कहा कि 2000 करोड़ रुपए में बना है ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और अगर उसकी विजिटिंग फ़ीस 100 रुपये भी देखी जाए तो कुछ उन्होंने अपने हिसाब से आंकड़ा दिया था कि 600 वर्षों में निकलेगा ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का। अब इन महाशय को इकोनॉमिक्स की एबीसी नहीं पता। गवर्नमेंट कभी भी खर्चा अपने लिए नहीं करती, गवर्नमेंट खर्चा करती है पब्लिक के लिए। गवर्नमेंट का जब भी कोई भी कहीं पे भी खर्चा करे, गवर्नमेंट का गोल होगा कि मुझे वहाँ की इकोनॉमी एस्टैब्लिश करनी है, मुझे वहाँ की इकोनॉमी डेवलप करनी है। तो मान लीजिए 2000 करोड़ रुपए में अगर बना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और हमारा सालाना बजट है 48 लाख करोड़ रुपया, तो सर 48 लाख करोड़ का 1% हुआ 48,000 करोड़, उसका 0.1% हुआ 4,800 करोड़, और उसका भी आधा करूँ 0.05% हुआ 2,400 करोड़, फिर भी 400 करोड़ रुपए बच गए। तो 0.05% से भी कम बजट में वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बन गया, और उसका आवंटन एक वर्ष में नहीं हुआ था, काफ़ी वर्षों तक हुआ था। तो एनुअली अगर आप देखें उसका बजट पे क्या क्या बोझ था, तो आपको नेग्लिजिबल दिखेगा वो। वहाँ पे अनुमान है वर्ष के लगभग 1 करोड़ लोग विजिट कर रहे हैं। तो आप अंदाज लगा लीजिए कम से कम 1000 रुपया तो खर्च करेगा कोई व्यक्ति जाके वहाँ पे। तो केवड़िया जो इतना छोटा सा एक रूरल सेंटर हुआ करता था, उसकी इकोनॉमी कितनी ज़्यादा बूस्ट हो गई आप समझ लीजिए। अगर वर्ष के 1 करोड़ लोग विजिट कर रहे हैं, 1000 रुपया, केवल 1000 रुपया खर्च कर रहे हैं पर हेड, तो सालाना 1000 करोड़ रुपया जनरेट हो गया। तो 2 साल में तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का पैसा निकल गया। गवर्नमेंट जब खर्चा करती है पब्लिक के लिए खर्चा करती है, गवर्नमेंट कभी अपनी इनकम के लिए खर्चा नहीं करती। गवर्नमेंट का गोल होगा जीडीपी बढ़ाना, ठीक है। तो खैर बजट ये जो निर्मला सीतारमन जी वर्षों से बजट प्रेजेंट कर रही हैं, उन्हें उसे कहा जाता है कैपिटलिस्ट बजट, यानी पूंजीवादी, गुजराती में मूड़ीवादी। क्यों कैपिटलिस्ट बजट कहा जा रहा है इसको? गवर्नमेंट के खर्चे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या फ़र्क है? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चा होगा जो खर्चा आप इस वर्ष कर रहे हैं, लेकिन उसका रिटर्न आपको कई वर्षों तक मिलेगा। मतलब अगर आप कंपनी के हिसाब से देखें तो लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल्स वगैरह एक्सेट्रा, जो बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और अगर आप गवर्नमेंट के दृष्टिकोण से देखें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा रोड, रेलवे, स्कूल, कॉलेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिज, डैम वगैरह। और दूसरा खर्चा होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप इस वर्ष खर्चा कर रहे हैं, आपको रिटर्न भी इसी वर्ष मिलेगा। उदाहरण सैलरी, सब्सिडी, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस वगैरह वगैरह। तो अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने
भारत में जब कोरोना क्राइसिस शुरू हुई और रिसेशन हर देश में आ चुका था, तो रिसेशन से बाहर निकलने के लिए गवर्नमेंट एक पैकेज इशू करती है जिसे कहा जाता है स्टिमुलस पैकेज। तो स्टिमुलस पैकेज के दो प्रकार होते हैं, एक होता है डायरेक्ट कैश आप दे दीजिए, जो कि कई देशों ने किया और वहाँ पे फिर इन्फ्लेशन की मार भी बहुत पड़ी थी, और दूसरा होता है आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कीजिए। तो अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेंगे, इमीडिएटली हो सकता है आपको इकोनॉमी में वो डिज़ायर्ड इफेक्ट ना मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट 2 वर्षों में 3 वर्षों में वो इफेक्ट बहुत अच्छा होगा। ये सयानेपन वाला खर्चा है, ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं उत्तेजना में किया हुआ खर्चा है। तो फिस्कल डेफिसिट पे बहुत अच्छा कंट्रोल किया हम लोगों ने, और उसकी वजह यह है कि हमने दो चीज़ें दिखाई, फिस्कल प्रूडेंस और फिस्कल डिसिप्लिन। फिस्कल प्रूडेंस यानी सयानापन और डिसिप्लिन यानी अनुशासन, वित्तीय अनुशासन हमने दिखाया। तो एक लॉ है हमारे यहाँ पे जिसे कहा जाता है FRBM एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ये लॉ रिक्वायर कर रहा है हमको, ये लॉ गवर्नमेंट पे एक रेगुलेशन डाल रहा है कि आपकी फिस्कल डेफिसिट GDP के 3% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि 20 साल हो चुके इस लॉ को आए हुए, 2003 में आया था, 21 साल हो चुके इस कानून को लागू हुए। हम लोग कभी 3% को टच नहीं कर पाए। मैंने आपको अभी दिखाया था 2019 में हम लोग 4.5% के करीब पहुंच चुके थे, 4 साढ़े 4। तो अगले वर्ष में 2025-26 में गवर्नमेंट का गोल है 4.5% तक आने का। और इस वर्ष जो बाद वाली प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, बजट के बाद वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस वित्त मंत्री की बहुत अच्छी होती है। अगर आपको समझ आए तो ज़रूर देखें, अगर आप में उतना धैर्य है तो ज़रूर देखें। मुझे देखनी पड़ती है, इसीलिए मुझे लेक्चर आपके लिए बनाने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि FRBM एक्ट को हो सकता है आने वाले समय में रिवाइज़ किया जाए कि ये जो फ्लैट 3% वाला जो रूल है, ये जो फ्लैट 3% वाला रूल है कि फिस्कल डेफिसिट आपके GDP के 3% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये डेवलप्ड इकोनॉमीज़ के लिए ठीक है, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी उतनी जल्दी ग्रो नहीं करती। अब USA की इकोनॉमी इस वर्ष ग्रो कर रही है 2%, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। भारत की इकोनॉमी पिछले वर्ष 2023-24 में ग्रो की है 8.2%, और वर्ल्ड बैंक वगैरह सबका, गवर्नमेंट का भी, RBI वगैरह सबका एस्टिमेट है कि आने वाले एटलीस्ट 5 वर्षों तक 7% की एवरेज ग्रोथ रेट से हम लोग ग्रो करने वाले हैं। तो कहाँ 2% और कहाँ 7%। तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए फिस्कल डेफिसिट 4.5% तक मैनेज किया जा सकता है, और हमें एक्चुअली नज़र रखनी चाहिए डेट टू GDP रेशियो पे। डेट टू GDP अगर हमारा एक लेवल से कम है, तो अगर फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा भी हो रही है तो कोई चिंता वाली स्थिति नहीं है। तो आने वाले वर्षों में हो सकता है इस एक लॉ में चेंजेस हो जाए। कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा खर्च करने से फ़ायदा क्या होगा, पिछले 2 बजट से हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। उसे कहा जाता है मल्टीप्लायर इफेक्ट। यानी अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर पे 1 रुपया खर्च कर रहे हैं तो वो आपको इकोनॉमी में 2.5 रुपया दिखेगा। मान लीजिए आप रोड ब्रिज वगैरह बना रहे हैं, तो आप एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देंगे, वो सीमेंट खरीदेगी, मज़दूर एम्प्लॉय करेगी, उन मज़दूरों को पैसा देगी, वो मज़दूर फिर कहीं और जाके कंजम्पशन करेंगे, वहाँ पैसा देंगे, वो जहाँ पे कंज्यूम करेंगे वो आगे जाके कंज्यूम करेगा, तो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। जबकि आप अगर रेवेन्यू एक्सपेंसेस पे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो उसका एक अनुमान है गवर्नमेंट का कि अगर आप 1 रुपया खर्च कर रहे हैं तो इकोनॉमी में उसकी इफेक्ट आ रही है 95 पैसे या मैक्सिमम 98 पैसे, क्योंकि फर्जी स्पेंडिंग बहुत होती है, नीडलेस स्पेंडिंग। आपको जिन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है उन चीज़ों पे भी आप अच्छा खासा खर्च करते हैं। तो उसी वजह से लॉन्ग टर्म में ज़्यादा अच्छा होता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आप खर्च कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। अगर आप खर्चा कर रहे हैं तो उससे कोई एसेट क्रिएशन हो रहा है जो आने वाले लंबे समय तक काम आएगा आपकी जनता को। तो उसी वजह से भारत में देखा गया कि रिसेशन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो इस वर्ष भी कैपिटल एक्सपेंडिचर पे काफ़ी अच्छा खासा खर्च हो रहा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा जितनी तेज़ी से कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। इस वर्ष एस्टिमेट है टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च होगा 15 लाख करोड़, जिसमें भारत सरकार 11,11,000 करोड़ खर्च कर रही है, और बाकी चीज़ें, बाकी जो लगभग 4 लाख करोड़ का आंकड़ा है वो स्टेट्स को देने वाली है। 2021-22 में कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ करता था भारत सरकार का केवल 6 लाख करोड़, जो लगभग डबल हो चुका है इस वर्ष 11 लाख करोड़।
और 15-16 में आप देख लीजिए तो 2.5 लाख करोड़ हुआ करता था भारत सरकार का, तो आप उसको कंपेयर कीजिए 11 लाख करोड़, तो बहुत ज़्यादा हो चुका। तो आप देख सकते हैं इसका जंप होना शुरू हुआ है कोरोना के बाद से, ठीक है। तो यही मॉडल इन्होंने यूज़ किया है कि रिसेशन आ चुका था, पता था, लेकिन हमने फिजूल स्पेंडिंग नहीं की, हमने उन चीज़ों पे स्पेंडिंग नहीं की जिसका लॉन्ग टर्म आपको फ़ायदा नहीं होगा इकोनॉमी को। हाँ, जीडीपी ग्रोथ का फोरकास्ट है ये भारत सरकार का 2023-24 का आंकड़ा आ चुका है, 8.2% है, और काफ़ी अच्छी हम लोगों ने रिकवर किया है कोरोना के बाद से। ये आईएमएफ का प्रोजेक्शन है, उनका हमेशा कंजर्वेटिव रहता है कि भारत को कमतर ही आंकते हैं वो लोग। फिर भी आप देख सकते हैं मेजर इकोनॉमीज़ में सबसे ज़्यादा प्रोजेक्शन भारत का है, ये 7% तक जाने का अनुमान है। चाइना लगभग 5% पे रुक जाएगा, यूएसए 2.1%, और यूके है यहाँ पे 0.6%, इटली 0.7%, फ्रांस 1%। तो जो मैंने कहा आपको जो फिस्कल डेफिसिट वाला जो गवर्नमेंट का एक कैलकुलेशन है, हो सकता है आने वाले समय में दिखने को मिले हम लोगों को। ये बाकी इकोनॉमीज़ के मुकाबले जीडीपी डेटा है। खैर, हाँ, तो जो फिस्कल डेफिसिट की बात हो चुकी है वही है ये। तो क्यों सोच रही है गवर्नमेंट इस आंकड़े को रिवाइज करने की कि फिस्कल डेफिसिट को रिजिड लेंस से ना देखा जाए कि 3% पे रोक के रखना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं खर्च को भी डाउन किया है अपना। तो जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1.3% कम हो चुका पिछले साल के मुकाबले, जो बजट एस्टिमेट्स था उसको उससे रिवाइज्ड एस्टिमेट्स अगर देखा गया तो 1.3% की कमी आई, मतलब जितना गवर्नमेंट ने आवंटित किया था उतना भी खर्च नहीं किया। क्यों? क्योंकि डेफिसिट कंट्रोल करने का एक बहुत बड़ा बोझा है सरकार पे। और दूसरी चीज़, कैपिटल एक्सपेंडिचर 10 लाख करोड़ आवंटित किया था, लेकिन वो भी 9.5 लाख करोड़ ही खर्च कर पाई गवर्नमेंट, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट कम करनी थी, तो उसमें भी 5% की कमी थी। तीसरी चीज़, गवर्नमेंट को इस साल नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ काफ़ी अच्छे मिल गए। आपने पढ़ा होगा शायद, आरबीआई ने 2.1 लाख करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया है गवर्नमेंट को, क्योंकि आरबीआई का अनप्रेसिडेंटेडली बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया। अब ये चांस की बात थी, प्रॉफिट हो गया तो गवर्नमेंट को मिल गया, तो फिस्कल डेफिसिट 5.1 से भी घट के 4.9 पे आ गई। लेकिन हर साल तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट को कुछ आने वाले वर्षों के लिए कुछ फोरसाइट में, कुछ दूरदृष्टि से कुछ कदम उठाने होंगे। टैक्स रेवेन्यू भी अनप्रेसिडेंटेडली, अनएक्सपेक्टेडली बढ़ गए गवर्नमेंट के, जितने उन्होंने सोचे थे उससे काफ़ी अच्छे ग्रोथ हो गए। और ये पहली बार हम लोग देख पा रहे हैं कि गवर्नमेंट ने बजट में जितना एस्टिमेट किया है टैक्स रेवेन्यू, उससे ज़्यादा मिल रहा है एक्चुअली। ये भारत में कभी नहीं हुआ, हमेशा एस्टिमेट से कम मिला है गवर्नमेंट को। तो उसके पीछे काफ़ी सारे कदम उठाए हुए हैं गवर्नमेंट ने, दिखाता हूँ मैं आपको आगे चल के। नॉन टैक्स रेवेन्यू भी काफ़ी बढ़ गया, जैसे बात हुई हमारी। इस वर्ष 2024-25 में टैक्स रेवेन्यू का एस्टिमेट है गवर्नमेंट का 11% बढ़ के 25 लाख करोड़ में पहुंच जाएगा, 25.83 लाख करोड़। पिछले साल था 23.27 लाख करोड़, ठीक है। और नॉन टैक्स रेवेन्यू भी गवर्नमेंट को एस्टिमेट है कि वो भी इंक्रीज होके हो जाएगा 35.8 लाख करोड़। कैपिटल एक्सपेंडिचर बात हो चुकी है हमारी, 11,11,000 करोड़ का एस्टिमेट है इनका। 2019-20 में कैपिटल एक्सपेंडिचर जीडीपी का 2% से भी कम हुआ करता था, 1.7% हुआ करता था। 22-23 में ये लगभग 4% पहुंच चुका है, और 23-24 में 4.3 है, 24-25 में जीडीपी का 4.6% खर्च कर रहे हैं हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे। मैं किसी फॉरेन जर्नलिस्ट का इंटरव्यू देख रहा था, तो उसने कहा कि मैं पूरे भारत में घूमा और कोई स्टेट ऐसा नहीं है जहाँ पे मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ना बन रहा हो। तो उसने इतने आश्चर्य से कहा कि आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह बना रहे हैं जैसे कभी कुछ बना ही ना हो। तो बहुत अच्छी चीज़ है, आपको आने वाले 10-15 वर्षों में इसके बहुत अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। और जो भारत पे एक ठप्पा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पीछे है हमारा देश, तो वो मिटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेवलप्ड कंट्री हमको बनना है, अगर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, सेकंड लार्जेस्ट, या फिर हम लार्जेस्ट इकोनॉमी का अगर सपना देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना नहीं बनेगा वो, ठीक है। तो 3 लाख करोड़ हुआ करता था, 11 लाख करोड़ हो चुका है, जैसे दिखा दिया हमने आपको।
एक बहुत अच्छा ट्रेंड देखने को मिल रहा है पिछले लगभग 7-8 वर्षों में, 6-7 वर्षों में, कि टैक्स रिसीट्स गवर्नमेंट की बहुत इंक्रीज हो रही है और ये जीडीपी का लगभग 12% पहुंच चुकी है। 2022-23 में 11.3% था जीडीपी का जो गवर्नमेंट को टैक्स से इनकम हो रही है, और वो बढ़ के अब पहुंच चुकी है 11.8%। 2014-15 में गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू हुआ करता था 9 लाख करोड़, जो बढ़ के जा चुका है 26 लाख करोड़ पे। और हमने जैसे बताया कि और ज़्यादा एक्सपेक्टेड है गवर्नमेंट को, तो आप देख पा रहे हैं लगभग 3 गुना हो चुका है। और आप देख पाएंगे जंप हुआ है नोटबंदी के बाद। तो नोटबंदी का ये वाला कोरोना वाला वर्ष, इसको एक्सेप्शन काट दीजिए, नोटबंदी का एक बहुत बड़ा बेनिफिट आप देख सकते हैं, टैक्स कलेक्शन में बहुत कुछ इंक्रीमेंट आ चुका है। और इसके पीछे एक और चीज़ ने जो बहुत बड़ा रोल प्ले किया है वो है नंबर ऑफ रिटर्न फाइलर्स लगभग 2.5 गुना हो चुके हैं। इंसिडेंटली जिस दिन बजट प्रेजेंट हुआ 23 जुलाई को, उसके अगले दिन 24 जुलाई को भारत में इनकम टैक्स डे हुआ करता है। 165वां इनकम टैक्स डे था ये भारत का। तो पर्सनल टैक्स कलेक्शन भी काफ़ी बढ़ चुका है, इनकम टैक्स है ये वाला। ये 2020-21 में 5.75 लाख करोड़ था जो बढ़ के 12 लाख करोड़ हो चुका है। और रिटर्न फाइलर्स में काफ़ी इंक्रीमेंट हुआ है। 2014 में ये लगभग 3 करोड़ के करीब हुआ करता था जो 7.4 करोड़ हो चुका है। 2.5 गुना आप कह सकते हैं, दो गुने से ज़्यादा। मैंने कहा आपको एक बहुत बड़ा फैक्टर जिसने रोल प्ले किया है इस टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने में, वो है डिजिटल ट्रांजेक्शन्स। मेरे एक मित्र पूछ रहे थे मुझे कि मतलब कई बार बात होती है कि यार मार्केट में जो हम लोग देख रहे हैं कि मंदी है, आप किसी भी नॉर्मल छोटे व्यापारी से पूछ लीजिए, तो मंदी का रोना रोएगा वो कि पैसा नहीं है मार्केट में, लेकिन जीडीपी बढ़ रही है 8%। तो ये कैसे हो रहा है? इसका एक बहुत बड़ा कारण है आपका यूपीआई। आप जो छोटे छोटे खर्चे यूपीआई से करने लगे, 10 रुपये 15 रुपये की चाय पी ली, आपने गन्ने का जूस पी लिया 15 रुपये में, उसका आप यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं, आपने दवाई खरीदी। अब ये सारे वो बिजनेसेस हैं जो हमेशा ब्लैक में चलते थे, जिन्होंने कभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया, और जो कि इतने छोटे सेटअप पे काम कर रहे हैं कि वहाँ आईटी डिपार्टमेंट को रेड मारने की भी कभी कोई लालच नहीं होगी। तो इनके छोटी छोटी आमदनियाँ हुआ करती थी, कईयों की बहुत बड़ी आमदनियाँ हुआ करती थी, लेकिन रिटर्न फाइल नहीं करते थे। अब जब आपका कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है, धंधे का एक उसूल है, जब पैसा आ रहा है तो मना मत करो उसको, किसी भी माध्यम से आ रहा है ले लो। जब आपका कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है तो जाहिर सी बात है जो इनकम कभी भी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में नहीं जाने वाली थी, 10 रुपये का गन्ने का जूस, 10 रुपये की चाय, 10 रुपये का समोसा, जो कभी भी गवर्नमेंट के जीडीपी आंकड़ों में नहीं जाने वाले थे, वो अब जाने लगे हैं। तो इस वजह से जीडीपी का एक परसेप्शन जो होता है वो काफ़ी अच्छे से बन रहा है कि भारत की जीडीपी ग्रो कर रही है। आने वाले समय में इसका हम बहुत अच्छे से देखेंगे। और मैंने खुद देखा कि माने पकौड़े की दुकानें, नमकीन वगैरह की दुकानें, जिनका टर्नओवर हम लोगों को पता है कि 50 लाख 60 लाख हुआ करता है, वो लोग रिटर्न फाइल करते हैं 5 लाख रुपए के प्रॉफिट का। ठीक है, तो आपने भी देखा होगा कानपुर में पकौड़े वाले के यहाँ रेड पड़ी और करोड़ों रुपए निकले वहाँ से। तो बरोड़ा का एक भजिया वाला था, करोड़ों रुपए की संपत्ति निकली। तो हमें भी पता है कि कितना टैक्स चोरी कर रहे हैं ये लोग। तो मैं सुन रहा था एक नमकीन वाले ने कहा कि यार जोमेटो और यूपीआई के कारण मेरा टर्नओवर अब ऑन पेपर 1 करोड़ से ज़्यादा हो गया, तो मुझे ऑडिट फाइल करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। जो बिजनेसेस अपना टर्नओवर कभी नहीं दिखाते थे, रिटर्न नहीं फाइल कर रहे थे, अब उनको इनकम टैक्स भरने पे वो बाध्य हो रहे हैं। तो आप ये एक बहुत बड़ा मेजर ये एक कारण है कि जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ रहा है गवर्नमेंट का और इनकम टैक्स कलेक्शन भी बढ़ रहा है। ऑन एन एवरेज हर महीने का इनकम जीएसटी कलेक्शन 1.7 लाख करोड़ जा चुका है। आप देख सकते हैं 2024-25 में ये 11 लाख करोड़ जा चुका था। 1 लाख करोड़ ऑन एन एवरेज हो रहा है। आने वाले वर्ष में अच्छा खासा हो जाएगा। इनकम टैक्स के लिए गवर्नमेंट ने इस साल एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है कि इनकम टैक्स एक्ट जो हमारे यहाँ चल रहा है 1961 से,
आने वाले 6 महीनों में लगभग पूरा का पूरा एक्ट रिव्यू करेंगे। हो सकता है अगले बजट तक नया इनकम टैक्स एक्ट आ जाए। और एक डायरेक्ट टैक्स कोड की काफ़ी समय से बात हो रही है कि काफ़ी सिंप्लीफाइड एक इनकम टैक्स स्लैब्स वाला कोई सिस्टम आ जाए, जिससे आम आदमी को टैक्स भरने में आसानी हो, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाना आपके लिए आवश्यक ना हो। मतलब हर सैलरीड एम्प्लॉय तक को बेचारे को किसी ना किसी टैक्स कंसल्टेंट या सीए के पास जाना पड़ता है, और फालतू के 1,500-2,000-3,000 जो भी उनके सिटी के हिसाब से जो भी उनकी फ़ीस हो वो देनी पड़ती है हम लोगों को। तो उस वजह से एक नॉर्मल जो व्यापारी होगा, छोटा व्यापारी, छोटे शहर का, जिसको ज़्यादा समझ नहीं आती है सब, तो वो नॉर्मली अवॉइड करेगा, छोड़ो यार रिटर्न ही नहीं फाइल करना। अगर सरल होगा, आप उसे समझा दो कि भैया तुम्हारी इनकम 10 लाख है और उसमें से 8% 10% जो भी तुमको गवर्नमेंट को टैक्स देना है, हो सकता है दे दे वो, ठीक है। तो उसके लिए कि ये हो रहा है, रिवैम्प हो रहा है, पूरा का पूरा लॉ रिवैम्प हो रहा है। और दूसरी चीज़ आपके एक रीअसेसमेंट वाली चीज़ होती है। अगर आपने मान लीजिए रिटर्न फाइल कर दिया, उसके बाद कभी गवर्नमेंट को लगा कि इन्होंने पहले टैक्स चोरी की हुई है, तो आपकी फाइल ज़री ओपन हो सकती थी। तो उसका विंडो हुआ करता था 10 साल का, माने आपकी पिछले 10 साल की फाइलें भी खुल पाएंगी। अब उस विंडो को घटा के कर दिया है 6 साल, और वो भी केवल उन फाइल्स के लिए जिनकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा होने का अनुमान है गवर्नमेंट को, सालाना 50 लाख। तभी आपकी 6 साल पुराने रिकॉर्ड खोले जाएंगे, वरना तो 3 साल का नियम है आपके। अगर आपके यहाँ पे इनकम टैक्स रेड हुई तो पिछले 3 वर्षों का देखा जाएगा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा पीछे नहीं देखा जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है। टैक्स पेयर्स के मन में एक भरोसा आना चाहिए, गवर्नमेंट के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए कि ठीक है, मुझे हैरेस करने के लिए ये लोग पूरा आईटी का माया जाल नहीं फैला रहे हैं। दूसरी चीज़, एक जो चीज़ काफ़ी चर्चा में है बजट के बाद से, एक टैक्स कहा जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। माने आपने जो भी इन्वेस्ट किया हुआ है, आपने कहीं भी इन्वेस्ट किया हुआ है, माने केवल इन्वेस्टमेंट पर्पस से, अगर आपने शेयर्स खरीदे हुए हैं, आपने रियल एस्टेट में ज़मीन वगैरह फ्लैट वगैरह खरीद के रखा है कि चलो फ्यूचर में ये इसका प्राइस इंक्रीज़ होगा तो मैं बेच दूंगा, तो उस पर एक टैक्स हुआ करता था 20%, जिसको घटा के अब कर दिया है 12%, 12.5%। और एक माने अगर आपका फ्लैट है, आपकी ज़मीनें हैं, उसके ऊपर आपको जो भी गेन हुआ उसको घटा के कर दिया, टैक्स घटा के कर दिया 12.5%। सेम चीज़ हो रही है आपके शेयर्स में, ये चीज़ बढ़ चुकी है। अगर आपने 1 साल से ज़्यादा कोई भी शेयर, डिबेंचर वगैरह कुछ भी होल्ड करके रखा हुआ है, तो वो हो गया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल। अगर उसको आपने बेचा, आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है और आपने कुछ उसमें से विड्रॉ किया, तो आपके ऊपर पहले टैक्स लग रहा था 10%, फाइनेंशियल एसेट्स पे टैक्स लग रहा था 10%, उसको बढ़ा के कर दिया 12.5%। ये एक गलत चीज़ की है इन्होंने। इसको थोड़ा सा कंपनसेट करने के लिए इन्होंने एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ा दी है। पहले आप 1 लाख तक का विड्रॉ कर पा रहे थे आपके म्यूचुअल फंड से, जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था, अब उसको बढ़ा के कर दिया है 1.25 लाख। तो माइनर नेग्लिजिबल सा रिटर्न है ये। मेरी नज़र में ये थोड़ा ज़्यादा है, 12.5% नहीं होना चाहिए, 10% ठीक था फाइनेंशियल एसेट्स के लिए। लेकिन इन्होंने लॉजिक ये दिया है कि भैया सारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स समान होंगे, यानी ज़मीन का भी 12.5% और शेयर्स का भी 12.5%। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए, आपके टैक्स पेयर को आसानी हो समझ में आने के लिए इस वजह से ये किया हुआ है कि 12.5% सब पे। दूसरी चीज़, शॉर्ट टर्म गेंस, आपके जो शेयर मार्केट में आपने मान लीजिए आज खरीद के बेच दिया, तो वो हो गया शॉर्ट टर्म गेन। F&O की बात हो रही है, फ्यूचर एंड ऑर्डर्स की, उस पर टैक्स बढ़ा के कर दिया 20%। मैं आगे आऊँगा इस पर। एक हमारा एप्लीकेशन आ चुका है, नहीं देखा आपने तो देख लीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन लेक्चर सीरीज़, वैदिक मैथ्स लेक्चर सीरीज़ नहीं देखी हो तो ज़रूर देख लीजिएगा। गवर्नमेंट अपनी कुछ अचीवमेंट्स दिखाती है बजट में, जैसे NPA, वो लोन्स जो रिटर्न नहीं हो रही पिछले कम से कम 3 महीनों से, जिन लोन पे रिटर्न नहीं आ रहा उसे कहा जाता है NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो ये NPA का संकट 2018 में बढ़ के लगभग 11.5% तक जा चुका था, यानी कि
बैंक्स ने जितना पैसा दिया है उसमें से हर 9वां पैसा रिटर्न नहीं हो रहा। अब वो घट के आ चुका है 3% से भी कम, 2.8% या कुछ है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है गवर्नमेंट की। और ये कैसे हो पाया? एक लॉ लाया हुआ लॉ, एक कानून बना हुआ है भारत का, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो जो लोग अपना लोन वगैरह रीपे नहीं कर रहे उनके ऊपर इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। माने आपके सारे एसेट्स फ्रीज हो जाएंगे, कोर्ट उसके ऊपर ऑब्जर्वर बिठाएगा, वो ऑब्जर्वर आपके सारे एसेट्स बेचेगा, और जिस क्रेडिटर पे, जिस कर्जदार को जितना पैसा मिल रहा होगा उतना मिलेगा, आपकी कंपनी डिसॉल्व हो जाएगी। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि लगभग 1000 केस सॉल्व हो चुके हैं और 3.3 लाख करोड़ बैंकों का रिकवर हो चुका है। ये भारत के लिए बहुत बड़ा आंकड़ा है। हमारे यहाँ एक कहावत थी कि उधार लो घी पियो, माने बैंक से लोन ले लो, कोई चिंता नहीं, चुकाना नहीं चुकाना चलता रहेगा। तो इससे, इस चीज़ से एक डर बैठेगा ये विजय माल्या टाइप बिजनेसमैन में कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो भारत में कुछ लॉज स्ट्रिक्टली एनफोर्स हो रहे हैं जिसकी वजह से काफ़ियों के बिजनेसेस बंद हुए हैं। आप लोग देख रहे बाईजूस पे ये वाली प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी है। तो एक अच्छी चीज़ है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो कही जाती है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ स्टेप्स आवश्यक होते हैं। दूसरी चीज़ कही कि ये 1000 केसेस तो वो हैं जिनमें प्रोसीडिंग्स हुई है इंसॉल्वेंसी की, यानी वो कंपनियां बंद हो चुकी। 28,000 केसेस ऐसे थे जिनको कोर्ट तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और उनको वहीं पे आर्बिट्रेशन के द्वारा, यानी आपसी समझौते से उनको सॉल्व किया गया, और जिसमें से लगभग 10 लाख करोड़ की लोन्स रिकवर हो चुकी है, माने केस सॉल्व हो चुका है। तो ये भी बहुत बड़ा आंकड़ा है। आईबीसी में गवर्नमेंट ने कहा है कि हम लोग चेंजेस लाने वाले हैं और भी ऐसे डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएंगे। दूसरी चीज़, छोटे उद्योगों के लिए, एमएसएमईज़ के लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि हम एक नया मैकेनिज़्म लाने वाले हैं जिससे अगर मान लीजिए किसी बिजनेस ने अपने लोन को कुछ टाइम के लिए नहीं चुकाया तो बैंक उनको डाल देती है स्पेशल मेंशन अकाउंट में, एसएमए। तो गवर्नमेंट ने कहा एसएमए में अगर हम लोग वेरीफाई करेंगे, अगर इनका बिजनेस ठीक चल रहा है, थोड़ी सी फाइनेंस की इनको कमी है जिस वजह से ये लोग लोन नहीं दे पा रहे, तो हम उनको और क्रेडिट देंगे ताकि उनका अकाउंट एनपीए ना हो जाए, बिजनेस अच्छे से चलता रहे। गवर्नमेंट का फोकस हमेशा यही होता है, बिजनेसेस ठीक से चलने चाहिए, स्मूथली चलने चाहिए। गवर्नमेंट को इस आंकड़े से खुशी नहीं होती, आप समझ लीजिए। अगर कंपनी बंद करा के आपने एसेट बेच के पैसे निकलवा लिए, ये गवर्नमेंट के लिए कोई खुशी की बात नहीं होती, ये मजबूरी वाला कदम होता है। ये हो गया एम्प्यूटेशन वाला, किसी अंग में आपके गैंग्रीन वगैरह हो गई है किसी ऑर्गन में, तो आप उस ऑर्गन को काटोगे तो कोई खुशी तो नहीं होगी कि अच्छा इतने ऑर्गन काटे हमने। तो ये एम्प्यूटेशन वाली चीज़ हो गई, इससे गवर्नमेंट को कभी खुशी नहीं होती। इन्फ्लेशन काफ़ी कंट्रोल में रहा है हमारा बाकी देशों के मुकाबले। डेवलप्ड देशों में इन्फ्लेशन डबल फिगर्स तक पहुंच गया था, हमने कोरोना टाइम में भी उसको अच्छे से कंट्रोल किया हुआ है। गवर्नमेंट अपनी कुछ उपलब्धियां दिखाती है। रेलवे बजट हम लोग जानते हैं 2017 से इस आम बजट के साथ मर्ज हो चुका है। तो रेलवे बजट का रेवेन्यू एस्टिमेटेड है इस साल 2,80,000 करोड़ रुपए, और रेलवे का प्रॉफिट नहीं होता, रेलवे का कहा जाता है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो माने 100 रुपये कमाने के लिए रेलवे को कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है, तो वो अभी आ चुका है हमारा 98.22 पे। आप समझिए ये जितना कम होगा उतना रेलवे की प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है। कोरोना टाइम पे ये बढ़ के 101.5 तक पहुंच गया था, क्योंकि रेलवे की आपकी जो पैसेंजर वाली जो कैपेसिटी है उसको 50% किया गया था, सारी टिकट्स आप बेच नहीं पा रहे थे, तो उस वजह से खर्चा बढ़ गया था इनकम के मुकाबले। तो उसे कहा जाएगा मोर देन 100 ऑपरेटिंग रेशियो, 101.5 तक पहुंच गया था, तो वो हो गया लॉस रेलवे का। और 98 है, 100 रुपये कमाने के लिए रेलवे को केवल 98 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, तो ये हुआ रेलवे का प्रॉफिट। रेलवे बहुत नेग्लिजिबल प्रॉफिट पे चल रहा है। आगे आ रहे हैं हम लोग सेकेंड पार्ट पे लेक्चर के, जिसमें कि स्कीम्स क्या लॉन्च हुई है इस वर्ष, उसको डिस्कस करने वाले हैं हम। सबसे बड़ी स्कीम जिसका हल्ला कटा हुआ है
गवर्नमेंट ने भी अपनी एकदम चेस्ट थम्पिंग करके जिसको डिक्लेयर किया है कि हम बढ़िया स्कीम लाएं, और अपोजिशन वाले जिसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, तो वो है ELI स्कीम, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसकी प्रेरणा मिली है गवर्नमेंट को अपनी PLI स्कीम से, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से। गवर्नमेंट ने कोरोना काल में आत्मनिर्भरता के लिए इस PLI स्कीम को, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को लॉन्च किया था कि अगर आप कुछ नई चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं भारत में तो हम आपको सब्सिडी देंगे। तो जिस वजह से काफ़ी सारी फैक्ट्रियाँ खुली हुई हैं, सेमीकंडक्टर वगैरह आप लोग पढ़ते होंगे शायद न्यूज़ वगैरह में। तो ये है एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए। मोदी गवर्नमेंट पे एक बहुत बड़ा ठप्पा लगा हुआ है पिछले 10 वर्षों से कि रोज़गारी के मामले में कुछ नहीं कर रहे। इन्होंने हमेशा कहा है हम रोज़गारी गवर्नमेंट वाली नहीं देंगे, सरकारी रोज़गारी आप अगर टोटल हिसाब भी लगाएंगे तो पूरी आबादी का, पूरे पॉपुलेशन का लगभग 3% ही गवर्नमेंट जॉब्स में है। भारत सरकार और सभी राज्य सरकारों की टोटल नौकरियां जोड़ लें अगर, तो गवर्नमेंट सबको रोज़गार दे भी नहीं पाएगी, आप समझ लीजिए। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है, 5 स्कीम्स लॉन्च की है जिससे प्राइवेट में रोज़गार बढ़े। और कौन से वाले रोज़गार बढ़े? स्किल ओरिएंटेड, लोगों की भी स्किल डेवलपमेंट वाली कुछ हो, तो उसके लिए इंसेंटिव्स दिए हुए हैं। सबसे पहली स्कीम है 2 साल के लिए चलेगी। अगर मान लीजिए कोई भी कंपनी नए एम्प्लॉयज़ को हायर कर रही है तो उस एम्प्लॉय को उनकी सैलरी का एक महीने की सैलरी गवर्नमेंट उनके अकाउंट में जमा करेगी, 3 इंस्टॉलमेंट्स में जमा करेगी, और इसकी लिमिट होगी 15,000 तक की। कौन एलिजिबल है? एम्प्लॉयज़ जिनकी सैलरी 1 लाख से कम तक की है। मतलब अगर आपकी सैलरी 15,000 है तो पूरे 15,000 मिलेंगे, अगर आपकी सैलरी 1 लाख है तब भी 15,000 ही मिलेंगे। गवर्नमेंट आपको केवल 15,000 रुपये देगी और 3 इंस्टॉलमेंट्स में देगी ये वाली चीज़। और हाँ, इससे लगभग 2.1 करोड़ यूथ को फ़ायदा होने का अनुमान है। और एक कंडीशन और लगाई हुई है गवर्नमेंट ने कि जब पहला इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा, मान लीजिए 15,000 में से 5,000 मिल गए आपको, तो दूसरा इंस्टॉलमेंट तभी मिलेगा जब आपको जब वो यूथ जो एम्प्लॉयज़ हैं वो फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स करेंगे कोई ना कोई। देखने में आ रहा है कि भारत में सेविंग्स कल्चर नई पीढ़ी में कम है, उस स्पेंडिंग कल्चर की तरफ हम लोग जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने एक ऐसे पेपर सोल्यूशन किया था, उसमें भी यही वाली बात डिस्कस हुई थी कि अमेरिका में जो स्पेंडिंग कल्चर है वो इंडिया में भी आ रहा है। तो इनकम से ज़्यादा खर्च करने की टेंडेंसी यूथ में देखी जा रही है। और फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाना एक्चुअली कॉलेजेस में इस कोर्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि पैसा कैसे सेव किया जाता है, इसको सिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने शुरुआती वर्षों में आपकी जब जॉब शुरू हो रही है उन वर्षों में अगर 8-10 वर्षों में आपने सेविंग्स कर दिया तो वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा करेगा। तो उस वजह से गवर्नमेंट ने इस चीज़ को कंपलसरी किया हुआ है। फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स के बाद ही आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट मिलेगा। और अगर किसी एम्प्लॉयर ने मान लीजिए फर्जीवाड़े के लिए एम्प्लॉयज़ हायर कर लिए और गवर्नमेंट की स्कीम आ गई, सब्सिडी आ गई और 3 महीने में 4 महीने में निकाल दिया, तो आपको सब्सिडी वापस लौटानी पड़ेगी। कम से कम 12 महीने तक उस एम्प्लॉय को रिटेन करके रखना है आपको, तभी वो सब्सिडी मिलेगी, वरना एम्प्लॉयर उसको रिफ़ंड कर देगा। दूसरी चीज़ है स्कीम बी, ये है केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एडिशनल एम्प्लॉयमेंट हो रहा है तो उन्हें, ये सबके लिए एलिजिबल है, कॉर्पोरेट हो नॉन कॉर्पोरेट हो, लेकिन केवल उन एम्प्लॉयर्स के लिए है जो पिछले 3 वर्षों से अपने एम्प्लॉयज़ का प्रोविडेंट फंड दे रहे थे। तो इंसेंटिव होगा 8 से 24%। प्रोविडेंट फंड होता है आपकी सैलरी का एक पोर्शन, आपका एम्प्लॉयर आपके अकाउंट में जमा कर रहा है। माने 2 तरफ जमा होगा वो। मान लीजिए आपकी सैलरी है, मान लीजिए 10,000 रुपये, और उसमें से 10% आपका एम्प्लॉई आपके सैलरी से काट रहा है। 1,000 रुपया जमा करेगा EPFO में, आपको हाथ में सैलरी मिलेगी, ऑन हैंड मिलेगी 9,000 रुपये, और 1,000 रुपया एम्प्लॉयर अपनी तरफ से भी जमा करेगा, तो आपके EPFO अकाउंट में जमा होगा 2,000 रुपया। तो जितना भी परसेंट एम्प्लॉयर आपका जमा कर रहा है, 12% तक की लिमिट होती है। मान लीजिए 12% उसने जमा किया तो 12% आपकी सैलरी से, 12% उसकी खुद की जेब से, तो 24 हो गया। तो
डिपेंडिंग कितना चल रहा था। और गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशन है ये कि इसमें प्रोविडेंट फंड में जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है उसमें गवर्नमेंट दोनों को इंसेंटिव देगी, एम्प्लॉय को भी और एम्प्लॉयर को भी। और इससे गवर्नमेंट को उम्मीद है कि लगभग 30 लाख यूथ को बेनिफिट मिलेगा। थर्ड है स्कीम सी, जिससे जो किसी भी सेक्टर के लिए है। सेकंड वाली स्कीम केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए थी, ये किसी भी सेक्टर के लिए है। इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयर को माने कंपनी को 3,000 रुपया पर मंथ देगी 2 वर्षों के लिए, उनके एम्प्लॉई के ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन के लिए। अगर आपका एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूट कर रहा है आपकी सैलरी में, नए वाले एम्प्लॉयज़ की सैलरी के, तो गवर्नमेंट उनको 3,000 रुपया पर महीना कंट्रीब्यूट करेगी। माने गवर्नमेंट एम्प्लॉयर को कंपनी के अकाउंट में 3,000 रुपया पर महीना जमा कर देगी। इसमें भी लिमिट है, सैलरी लिमिट 1 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और नए एम्प्लॉयज़ के लिए है, पुराने एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं है। मतलब ऑलरेडी जो थे 2024 तक, उन एम्प्लॉयज़ पे ये एलिजिबल नहीं होगा। 2024 के बाद अगर कहीं पे नया एम्प्लॉयमेंट हुआ तो उनके लिए एलिजिबल होगी सारी स्कीम्स, ठीक है। और इससे गवर्नमेंट को अनुमान है कि 50 लाख लोगों को फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का। स्कीम डी है स्किल डेवलपमेंट के लिए। ITIs एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है हमारे देश में। छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं उनके, 6 महीने के, 1 वर्ष के वोकेशनल कोर्सेज होते हैं। वोकेशनल कोर्स वो होता है जिससे आपको डायरेक्टली कोई एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, माने वायरमैन, इलेक्ट्रिशियन वगैरह, तो उनके कोर्सेज होते हैं। तो 1,000 और ITIs बनाए जाएंगे, और जिससे 20 लाख यूथ को आने वाले 5 वर्षों में स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग मिलेगी। जो एग्जिस्टिंग ITIs हैं उनमें कोर्सेज रिवाइज किए जाएंगे नए पैटर्न के मुताबिक, और नए कोर्सेज भी ऐड किए जाएंगे जो आने वाले समय के लिए आवश्यक हैं, जॉब्स के लिए, जॉब स्किलिंग के लिए। 5वीं स्कीम जिसको सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है और मेरे हिसाब से सबसे अच्छी स्कीम है, ये है आने वाले 5 वर्षों में लगभग 1 करोड़ यूथ को इंटर्नशिप देने वाली स्कीम है। टॉप 500 कंपनीज को कहा जाएगा कि आप इन यूथ को इंटर्नशिप देंगे, और 12 महीने की इंटर्नशिप होगी। रियल लाइफ बिजनेस एनवायरनमेंट में होगी ये वाली इंटर्नशिप। मंथली इंटर्नशिप देगी गवर्नमेंट 5,000 रुपये 12 महीनों के लिए, और एक बार में लमसम 6,000 रुपया और देगी, माने लगभग होगा 66,000 रुपये। लेकिन इसमें से 10% आपकी कंपनीज को देना है। माने 5,000 में से आप मान लीजिए 500 रुपया कंपनी देगी, 4,500 रुपया गवर्नमेंट देगी, और कंपनी को कंपनसेट किया जाएगा इसको। कंपनीज़ के ऊपर एक लॉ होता है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी आपका जो नेट प्रॉफिट है उसमें से 2% आपको किसी ना किसी सामाजिक कार्य के लिए उसको इस्तेमाल करना है। आपने कहीं देखा हो किसी कंपनी की फ्री स्कूल चल रही है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, फ्री हॉस्पिटल चल रहे हैं, कोई कंपनी मान लीजिए ट्री प्लांटेशन कर रही है, तो वो हो गया आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप इस सोसाइटी से कमा रहे हैं पैसा, तो इस सोसाइटी को कुछ ना कुछ योगदान वापस देंगे। मनमोहन सिंह जी के टाइम का ये लॉ है, और मनमोहन सिंह जी के बड़ी अच्छी अचीवमेंट्स में से एक अचीवमेंट है ये CSR वाला लॉ। बहुत अच्छा लॉ था। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम CSR में इसको कंपेंसेट कर देंगे आपको। अगर आप 10% इंटर्नशिप बेयर कर रहे हैं प्लस ट्रेनिंग कॉस्ट कंपनी को उठानी है, अगर आप ये कर रहे हैं तो हम इसको आपके CSR में इसको सेटल कर देंगे कि ठीक है आपने अपनी CSR कर दी। कौन यूथ एलिजिबल है? 21 से 24 साल के बीच में। क्यों किया जा रहा है ये? भारत में एक बहुत बड़ा आरोप है कि भारत के जो यूथ हैं, ग्रेजुएट्स हैं, उनमें एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है। माने डिग्री हाथ में ले ली, काम कुछ नहीं करने को आ रहा। MBAs के लिए एक सर्वे आया था, 92% ऑफ इंडियन MBAs आर अनएम्प्लॉयबल। अनएम्प्लॉयबल माने किसी नौकरी के फिट नहीं है, वो कोई काम करने के लायक नहीं है। मैंने देखे हुए हैं, ग्रेजुएट्स देखे हुए हैं, मास्टर्स देखे हुए हैं, बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होती उनमें। माने आप कहोगे कि कोई जूता मार के निकाले इनको, इतनी घटिया तरीके से बात करते हैं, आप कस्टमर भगा देगा वो। ना कुछ आता जाता है। इंजीनियर्स को देखा है मैंने, कुछ नहीं आता जाता, और बस डिग्री लेके घूम रहे हैं, अच्छी वाली नौकरी दो हमें। तो इंजीनियर्स के लिए कुछ सर्वेज हुए हैं कि मोर देन 50% ऑफ इंडियन इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयबल।
तो स्किल डेवलपमेंट में बहुत पीछे हैं हम लोग, और उसके लिए ये वाला काम किया गया है कि आप एक साल अच्छी कंपनी में 12 महीने इंटर्नशिप करोगे और उसके लिए आपको पैसा मिलेगा, ताकि आप 12 महीने के बाद आप किसी बढ़िया कंपनी से सर्टिफिकेट लेके जाओगे जॉब मार्केट में, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी और टॉप 500 कंपनीज हैं ये। तो जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, मुझे लग रहा है उनको जॉब मार्केट की एबीसी नहीं पता। वो कह रहे हैं कि 12 महीने के बाद क्या होगा। मुझे उन जर्नलिस्ट से पूछने का मन कर रहा था कि यार तुम्हारा क्या फ्यूचर है भाई, तुम सिक्योर हो, तुम चाहे आज तक में हो, एबीपी में हो, किसी भी बड़े न्यूज़ चैनल में हो, तुम्हारा जॉब सिक्योर्ड है क्या? अगर तुम जब ग्रेजुएशन कर रहे थे तब अगर तुम्हारे पास ये ऑप्शन होता कि 12 महीने में इंडिया टुडे ग्रुप में इंटर्नशिप कर पाऊँ, गवर्नमेंट खुद कंपेंसेट करिए मेरी इंटर्नशिप, आप सोच लीजिए उस जर्नलिस्ट की कीमत बाकी जर्नलिस्ट से ज़्यादा होगी ना। आप सिंपल सा लॉजिक सोच लीजिए, किसी लड़के ने 21 साल के लड़के ने रिलायंस में 12 महीने की इंटर्नशिप की है, तो सर टाटा, इन्फोसिस सब टूट पड़ेंगे ना उस पर कि आ जाओ बेटा, आ जाओ यहीं आ जाओ, यहीं जॉब ज्वाइन करो। तो जॉब मार्केट तो सर ब्रूटल मार्केट है, जंगल राज है वहाँ पे, कोई किसी का मालिक नहीं है, और 97% लोग तो प्राइवेट में ही एम्प्लॉयमेंट पा रहे हैं। तो स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी स्कीम है ये। कौन इन एलिजिबल है 5वीं स्कीम में, इंटर्नशिप में? जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, जो ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं, वो नहीं ले पाएंगे। जो किसी फुल टाइम एजुकेशन में है, आप मास्टर्स कर रहे हैं, नहीं कर पाएंगे। माने फर्जीवाड़े के सारे रास्ते गवर्नमेंट ने बंद कर दिए हैं। आप किसी प्रीमियम इंस्टीट्यूट से पास आउट हैं, आईआईटी, आईआईएम, आईआईएसएसईआर, आप सीए हैं, सीएमए हैं, वगैरह वगैरह, अगर आपने बढ़िया डिग्री ले रखी है तब आपको इंटर्नशिप की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके फैमिली में कोई इनकम टैक्स पे कर रहा है, माने ऑलरेडी फैमिली इनकम आपकी 8 लाख से ज़्यादा है, तब आपके लिए नहीं है ये। माने गरीब वर्ग के लिए है ये, गरीब तबके के लिए है। और अगर आपकी फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तब आपके लिए नहीं है। माने उन लोगों के लिए है जो वंचित हैं ऑलरेडी। तो अच्छी स्कीम कही जा सकती है। एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने और भी कुछ स्कीम्स लॉन्च की हैं, जैसे महिलाओं के लिए हॉस्टल खोले जाएंगे इंडस्ट्री में, क्रेचेस बने। क्रेचेस होता है अगर किसी महिला का छोटा बच्चा है तो उसको खेलने की जगह होगी ऑफिस के अंदर, ताकि वो अपने बच्चे के कारण जॉब ना छोड़े। ठीक है। मॉडल स्किल लोन स्कीम लॉन्च की है गवर्नमेंट ने। 7.5 लाख तक की अगर आपकी स्किल डेवलपमेंट का कोई कोर्स कर रहे हैं तो उसमें लोन मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से। 25,000 स्टूडेंट्स को हर वर्ष लोन मिलेगी। जिन यूथ को किसी और गवर्नमेंट स्कीम का फ़ायदा नहीं मिला, उनके लिए हायर एजुकेशन में भारत के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में 10 लाख रुपए तक की लोन का प्रावधान किया गया है, और उस लोन में से 3% का आपका जो ब्याज होगा वो गवर्नमेंट पे करेगी। मतलब मान लीजिए आपको एजुकेशन लोन मिली 9% की, 10 लाख रुपए तक की, तो 9% में से 3% काट दीजिए, 3% का ब्याज गवर्नमेंट पे करेगी, आपको केवल 6% ब्याज देना है। एक बहुत अच्छी स्कीम लॉन्च की गवर्नमेंट ने एनर्जी सेक्टर के लिए। भारत आप समझ लीजिए लगभग 4 करोड़ घर बन चुके हैं, 3 करोड़ घर आने वाले समय में बनने वाले हैं, उन सबको बिजली कनेक्शन मिला है। मोदी गवर्नमेंट ने लगभग 100% इलेक्ट्रिसिटी पेनिट्रेशन लगभग 100% पहुँच चुका है, लगभग हर घर तक बिजली पहुँच चुकी है। तो आने वाले समय में हमारी बिजली की खपत, कंजम्पशन बहुत बढ़ेगी। तो उस लिए हमें एनर्जी डिपेंडेंट नहीं होना किसी पे, एनर्जी इंडिपेंडेंट हम हो चुके हैं आज की टाइम पे, एनर्जी सरप्लस देश है हम। लेकिन आने वाले समय में आप ग्लोबल वार्मिंग वगैरह सिनारियो देख रहे हैं, आप एज्यूम कर लीजिए एनर्जी कंजम्पशन भारत का बहुत बढ़ने वाला है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ नई बहुत इनोवेटिव स्कीम्स लॉन्च की है। एक है एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, जो छोटे छोटे प्लांट्स होंगे 800 मेगावाट के। तो भारत का पहला बनने जाने वाला है ये, और जिससे कि हायर एफिशिएंसी होगी, लोअर फ्यूल कंजम्पशन होगी। और एनटीपीसी और भेल के बीच में जॉइंट वेंचर होने वाला है। भारत की अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है इस चीज़ को लेके। एक चीज़ कही जाती है बेस लोड कैपेसिटी। बेस लोड कैपेसिटी होती है आपका एक अविरल पावर फ्लो चलते रहना चाहिए, माने 24 घंटे आपका पावर जनरेशन जिस सोर्स से चल रहा है वो आपकी बेस लोड कैपेसिटी इंक्रीज कर सकता है। आप समझ सकते हैं सोलर एनर्जी 24 घंटे नहीं बन सकती,
12 महीने नहीं बन सकती, 365 दिन नहीं बन सकती। जिस दिन बादल होंगे उस दिन सोलर एनर्जी में कमी हो जाएगी आपकी। सेम चीज़ विंड एनर्जी 24 घंटे नहीं बन सकती, हर दिन नहीं बन सकती, तो वो आपकी बेस लोड कैपेसिटी को इंक्रीज़ नहीं करते। तो बेस लोड कैपेसिटी को आपकी आपकी जो एक आपकी जो धरातल है, जो आपका बेस है, वो डिपेंडेंट है भारत का बहुत ज़्यादा स्तर तक कोल पे, कोल बेस्ड वाले पे। तो उसमें एडिशन में कमी आई हुई है, माने कि ग्रोथ में कमी आई हुई है, ग्रो हो रही है केवल 6% पे। 2024 में 2018 गीगावाट है और 2020 में वो थी केवल 205 गीगावाट। तो उसके लिए छोटे छोटे पावर प्लांट्स बनाने की हमें बहुत आवश्यकता है। हालांकि कैपेसिटी नहीं बढ़ी लेकिन जनरेशन बढ़ चुकी है। जनरेशन हुई है 34% ग्रोथ हुई है। 960 बिलियन यूनिट हुआ करती थी 2020 में, वो बढ़ के हो चुकी है 1290 बिलियन यूनिट। यानी क्या फ़र्क हुआ, उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो 53% हुआ करती थी वो 68% पे पहुंच चुकी है। प्लांट लोड फैक्टर कहते हैं जिसको। तो ये एक चौंकाने वाली स्थिति है। मैंने रिन्यूएबल वाली मैंने बात बता दी आपको कि उसके ऊपर हम लोग हमेशा रिलाई नहीं कर सकते 24 घंटे। ग्रिड जो है वो ज़्यादा डिपेंडेंट है थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर। किस मामले में? बेस लोड कैपेसिटी के मामले में। तो गवर्नमेंट ने एक और प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है जिसको कहा जाता है पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स। पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट क्या होता है? आपने अगर स्वदेश मूवी देखी हो, एक ऊपर रिजर्वायर है जिसके कारण आपके पास पानी नीचे बहेगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो ये ग्रेविटी से जनरेट हुई इलेक्ट्रिसिटी होती है जिसे कहा जाता है पम्प्ड स्टोरेज। पम्प्ड स्टोरेज में क्या होगा, जब आपकी मान लीजिए जिस समय आपकी एनर्जी कंजम्पशन कम है, तब उसी हाइडल पावर प्रोजेक्ट की इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके पानी को ऊपर चढ़ा दिया जाता है रिजर्वायर में। और जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ेगी तब उस पानी को छोड़ा जाएगा ताकि टरबाइन मूव करेगी और आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो उसी इलेक्ट्रिसिटी से फिर से जब एनर्जी कंजम्पशन कम होगी तब पानी ऊपर चढ़ा दिया जाएगा। इसे कहा जाता है पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट। और भारत में अभी 8 PSPs ऑपरेशनल हैं जिनकी टोटल कैपेसिटी है 4745 मेगावाट। 4 प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, 33 प्रोजेक्ट का फिजिबिलिटी स्कीम चल रही है। दूसरी चीज़, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए हम लोग एक रिएक्टर बना रहे हैं जिसे कहा जाता है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। तो SMRs क्या होते हैं? छोटे न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं जिनकी कैपेसिटी केवल 300 मेगावाट पर यूनिट है, जो कन्वेंशनल रिएक्टर से, नॉर्मल रिएक्टर से बहुत छोटे होते हैं। क्या फ़ायदा इनका? कंस्ट्रक्शन फटाफट हो जाएगी, डिप्लॉयमेंट फटाफट हो जाएगी, कैपिटल कॉस्ट कम होगी, स्केलेबिलिटी ज़्यादा है और सेफ्टी ज़्यादा है, क्योंकि छोटा है तो कुछ भी गड़बड़ी भी होगी तो छोटी ही होगी। तो चाइना में एक है ये वाला SMR, एक रशिया में है, और भारत अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, अपनी खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है। ठीक है, अगर ये बन गई तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा और हमारी बेस लोड कैपेसिटी को बढ़ाने में हमें एक अच्छा ऑल्टरनेटिव मिल जाएगा थर्मल पावर प्लांट से। एक और स्कीम है गवर्नमेंट की, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। 1 करोड़ घरों को सोलर रूफटॉप देने का प्लान है गवर्नमेंट का सब्सिडाइज रेट पे, जिससे कि हर महीने 300 यूनिट बनेंगी, तो आजीवन फ्री 300 यूनिट हो गए। और जिसमें 1 करोड़ प्लान है गवर्नमेंट का, 1.28 करोड़ रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं, 14 लाख लोगों ने एप्लीकेशन भी कर दिया है। एग्रीकल्चर जो हमेशा हर गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा फोकस रहता है हर बजट में, तो गवर्नमेंट ने 109 वैरायटीज़ उन पौधों की, उन क्रॉप्स की आइडेंटिफाई की है जिसमें हाई यील्डिंग और क्लाइमेट रेजिलिएंट। हाई यील्डिंग माने जिसकी उपज ज़्यादा हो, और क्लाइमेट रेजिलिएंट यानी ज़्यादा गर्मी वगैरह सह पाए, ऐसी वैरायटीज़ डेवलप की हैं। और 32 हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में। हॉर्टिकल्चर माने आपकी सब्जी वगैरह। तो ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वाले काम हो रहे हैं। 1 करोड़ किसानों को आने वाले 2 वर्षों में नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ प्रोत्साहित किया जाएगा, उनको टेक्नोलॉजी वगैरह से अवगत कराया जाएगा। 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर इस्टेब्लिश हो रहे हैं। ऑयल सीड्स जिसमें हम इंपोर्ट पे बहुत आधारित हैं, तो मस्टर्ड हो गया आपका, सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सनफ्लावर,
इनमें आत्मनिर्भरता के लिए गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है कि जितना हो सके हम लोग अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं। फार्मर्स को क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए प्रमोट किया जा रहा है। जैसे पंजाब के किसानों में बहुत आवश्यकता है, ये केवल गेहूं और धान पे फोकस्ड है। अगर वो इनमें थोड़ा सा फोकस करे तो उनकी इनकम भी बढ़ जाएगी काफ़ी, और लैंड वगैरह के लिए भी काफ़ी सूटेबल है कि जो ज़्यादा पानी पीने वाला पौधा होगा वो एक तो पानी की कमी करेगा, दूसरा ज़मीन बंजर कर देगा। तो उसके ऊपर फोकस चल रहा है अभी। लार्ज स्केल क्लस्टर्स डेवलप किए जा रहे हैं वेजिटेबल प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि जितने ज़्यादा शहर बढ़ेंगे उतनी वेजिटेबल कंजम्पशन में दिक्कत होगी। सब्जियां ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाती, तो जितना हो सके वेजिटेबल क्लस्टर्स डेवलप करने की बहुत आवश्यकता है, और उससे किसान की आमदनी भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो उसके लिए कुछ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जाएंगे, कोऑपरेटिव्स बनाए जाएंगे, स्टार्टअप्स बनाए जाएंगे वेजिटेबल सप्लाई चेन के लिए। उनके कलेक्शन, स्टोरेज और मार्केटिंग के लिए भी स्टार्टअप्स बनाए जाएंगे। एग्रीकल्चर के लिए एक बहुत अच्छी स्कीम लॉन्च की है गवर्नमेंट ने, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें देश के 11 करोड़ किसान आइडेंटिफाई हो चुके हैं, और इस वर्ष 6 करोड़ का डेटा डिजिटाइज किया जाएगा, अगले वर्ष 3 करोड़ का, और उसके अगले वर्ष 2 करोड़ का। तो क्या होगा, 400 ज़िलों में इस वर्ष काम होने वाला है। खरीफ सीज़न से शुरू होगा और डिजिटल क्रॉप सर्वे होगा, यानी गवर्नमेंट को पता चले कि भैया कहाँ पे कितना, कौन सा पौधा कहाँ पे कितना उगाया जा रहा है, कितना एरिया है वगैरह। उससे एक डिजिटल डेटाबेस तैयार होगा, किसानों के भी फ़ायदे में होगा, गवर्नमेंट के भी फ़ायदे में होगा। एक ओपन सोर्स, ओपन स्टैंडर्ड वाला सिस्टम बनाया जाएगा, सॉफ्टवेयर टाइप होगा, जिससे कि फार्मर सेंट्रिक सॉल्यूशंस मिलेंगे गवर्नमेंट को, और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हमेशा गवर्नमेंट के पास होगी कि भैया किस गांव में कौन सा पौधा कितने एकड़ में वगैरह लगाया हुआ है, कितना प्रोडक्शन होने की उम्मीद है। जिससे क्या फ़ायदा होगा, क्रॉप प्लानिंग में हेल्प मिलेगी आपको, आपको इम्प्रूव्ड एक्सेस मिलेगी, किसानों को अच्छे से मदद मिल पाएगी किन चीज़ों में, क्रेडिट अगर चाहिए, लोन चाहिए, इंश्योरेंस वगैरह के लिए, क्रॉप एस्टिमेशन में हेल्प मिलेगी कि भैया कितना क्रॉप एस्टिमेटेड है, मार्केट इंटेलिजेंस, और एग्रीटेक इंडस्ट्री वगैरह को सपोर्ट मिलेगा। इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं डीपीआई में, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। एक है एग्री स्टैक, कृषि डीएसएस, और सॉइल प्रोफाइल मैप्स। सॉइल प्रोफाइल मैप्स आपका सॉइल हेल्थ कार्ड से जुड़ा हुआ समझ लीजिए। एग्री स्टैक में फिर 3 रजिस्ट्री बनाई जाएगी। एक है फार्मर्स रजिस्ट्री, यानी एक आधार टाइप यूनिक आईडी बनाया जाएगा हर किसान का, कि किस किसान के पास कितनी ज़मीन है और वो क्या उगा रहा है उस पर। लैंड रिकॉर्ड भी होंगे उसमें। फ़ायदा एक बड़ा ये होगा कि किसानों को अपनी ज़मीन के सामने लोन मिल पाएगी। अभी किसानों को लोन मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है बैंकों से, जिस वजह से उन्हें उन मनी लेंडर्स से पैसा लेना पड़ रहा है जो महीने का 3%, 4%, 6% का ब्याज लेते हैं महीने का। तो बहुत ज़्यादा ब्याज होता है सर, रिलायंस भी ना दे पाए इतना ज़्यादा ब्याज। दूसरा है क्रॉप जोन रजिस्ट्री होगी। मैंने बताया आपको कि क्रॉप्स का डिजिटल सर्वे होगा, जिससे गवर्नमेंट को पता चले कि कहाँ पे कौन सी पौध कहाँ कितनी लगाई गई है, ठीक है। और तीसरा है जियो रेफरेंस मैप्स ऑफ विलेजेस, जियो टैगिंग वाला, जीआईएस वाला मैप विलेजेस का होगा। एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा इससे, बेनामी संपत्ति वगैरह में काफ़ी कमी आएगी। और गवर्नमेंट का ये प्लान नोटबंदी के टाइम से चल रहा है कि ज़मीन को भी आधार कार्ड से लिंक किया जाए, कौन सी ज़मीन किसकी है। आने वाले समय में प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स हो सकता है अगले 15-20 वर्षों में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स की बहुत कमी आ जाए, और बेनामी संपत्ति कम करने की बहुत आवश्यकता है, वरना ब्लैक मनी कभी गायब नहीं होगा भारत से। कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके डेटाबेसेस बनाए जा रहे हैं, और उनसे अच्छी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी जनरेट होगी। आप किसानों को गाइड कर पाएंगे कि भैया कौन से समय में कौन सा पौधा लगाना चाहिए, आपको गवर्नमेंट स्कीम कौन सी मिल सकती है, आपकी एमएसपी बेस्ड प्रोक्योरमेंट कैसे हो सकती है, आपको क्रॉप इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत है, आपको क्रॉप लोन चाहिए तो कहाँ से मिलेगी, आपको मान लीजिए आपकी एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन के मुताबिक, आपकी ज़मीन के मुताबिक, आपकी सॉइल के मुताबिक कौन सा पौधा लगाना चाहिए, उसमें कौन सा खाद देना चाहिए वगैरह वगैरह। तो उसमें भी फ़ायदा मिलेगा गवर्नमेंट को।
एक ये बड़ा अजीब सा कीड़ा होता है, हम तो शाकाहारी लोग हैं भैया, हमको देख के एलर्जी हो जाती है। ये बड़ा टेस्टी माना जाता है, बहुत खाते हैं लोग, हमारे बंगाल वगैरह के मित्र बहुत खाते हैं। तो इसके प्रोडक्शन को श्रिम्प कहा जाता है इसको। तो इसके प्रोडक्शन को बूस्ट किया जाने वाला है, क्योंकि एक्सपोर्ट में काफ़ी बड़ा रोल है इसका, श्रिम्प का। रूरल लैंड को रेगुलराइज करने के लिए कुछ एक्शंस लिए गए हैं, 5 एक्शन हैं। एक है भू आधार बनाया जाएगा ज़मीन का। किसान वाला आधार अलग और ये भू आधार अलग, ये ज़मीन का आधार है, वो किसान वाला आधार था, ठीक है। तो जिसको नाम दिया गया है यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, अगेन बेनामी संपत्ति के लिए, बेनामी संपत्ति को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा है डिजिटाइजेशन किया जाएगा, नक्शों का सर्वे होगा, मैप सब डिवीजन एज पर करंट ओनरशिप, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लैंड रजिस्ट्री और लिंकिंग टू द फार्मर्स रजिस्ट्री, यानी किसान आधार और भू आधार को लिंक किया जाएगा। मेन मुझे लग रहा है जहाँ तक मेन पर्पज़ है इसका बेनामी संपत्ति को ख़त्म करने के लिए। सेम अर्बन एरियाज़ में, आपके शहरी एरियाज़ में बेनामी संपत्ति को ख़त्म करने के लिए भी लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइज्ड जीआईएस मैपिंग के साथ बनने वाले हैं। प्रॉपर्टी रिकॉर्ड होगा एडमिनिस्ट्रेशन के पास अपडेटेड वगैरह, और ताकि टैक्स वगैरह उनको अच्छे से मिल पाए आपकी म्यूनिसिपल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को। ई कॉमर्स आज के समय की एक बहुत बड़ी वास्तविकता है, भारत उसमें पीछे है काफ़ी हद तक। भारत का ई कॉमर्स का एक्सपोर्ट था केवल $5 बिलियन, और जबकि भारत का टोटल गुड्स का एक्सपोर्ट था $450 बिलियन। और इन मामलों में चाइना, साउथ कोरिया, जापान, वियतनाम वगैरह देशों के छोटे लघु उद्योगों ने, एमएसएमईज़ ने अच्छा काम किया है। आप अगर कभी अमेज़ॉन वगैरह पे भी देखेंगे, किसी और वेबसाइट पे भी देखेंगे, आप छोटी छोटी चीज़ें चाइना से मंगवा पाएंगे। आपको पता है, आप यहाँ बैठे इंपोर्ट कर पाएंगे, आपको किसी इंपोर्टर की ज़रूरत नहीं है। ई कॉमर्स वेबसाइट से आप डायरेक्टली वहीं से सामान मंगा सकते हैं। तो इस रेस में भारत के छोटे उद्योग बहुत पीछे हैं, और चाइना का केवल ई कॉमर्स एक्सपोर्ट चाइना का $300 बिलियन तक पहुंच चुका है, जबकि भारत का है केवल $5 बिलियन। तो भारत करने वाला है ई एक्सपोर्ट हब्स बनाने वाला है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में, जिससे कि भारत के छोटे उद्योगों को, छोटे व्यापारियों को ई कॉमर्स एक्सपोर्ट करने में सहायता मिले, उनको गाइडेंस वगैरह मिले। और दूसरी एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि पिछले लगभग 2-3 वर्षों से दुनिया में 2 बड़े युद्ध चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन और इजराइल पैलेस्टाइन। तो उनकी वजह से एक्सपोर्ट्स में काफ़ी कमी हुई है, भारत को लगभग 5% कम हो गया है हमारा एक्सपोर्ट। तो एक अगर ये छोटे उद्योग ई कॉमर्स एक्सपोर्ट बढ़ा दें, तो हमारा $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट का टारगेट है, तो उसको पहुंचने में बहुत सरलता होगी, ठीक है। भारत का ई कॉमर्स एक्सपोर्ट पोटेंशियल 2030 तक $200 से $300 बिलियन तक का अनुमानित है। माने इतना पोटेंशियल है, हम लोग कर नहीं पा रहे, हम लोग कर पा रहे हैं अभी केवल $5 बिलियन। तो काफ़ी स्कोप है। अगर कुछ भी आप लोगों की एक्सपर्टीज़ है, छोटी मोटी चीज़ बना रहे हैं, तो एक्सपोर्ट करने को तैयार हो जाइए। 2016 से 21 में ई कॉमर्स सेल्स हमारा बढ़ के 5 गुना हो चुका है, सालाना 40% बढ़ रहा है। और टोटल रिटेल सेल्स में इसका शेयर बढ़ के हो चुका है 20%, जो 2016 में हुआ करता था केवल 5%। फॉरेन मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को हमने जो बजट दिया हुआ है, उसमें से हम पड़ोसियों को सबसे ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। भूटान को सबसे बड़ी हेल्प दी जा रही है 2068 करोड़ की, पिछले साल से कुछ 332 करोड़ कम हुआ है। मालदीव्स को 400 करोड़ की मदद दी है इस साल, एंटी इंडिया कैंपेन के बावजूद, सेम है, पिछले साल भी 400 करोड़ थी। नेपाल को 700 करोड़ की मदद देने वाले हैं, पिछले साल 550 करोड़ थी। श्रीलंका 245 करोड़, पिछले साल 150 करोड़ थी। सेशल्स बहुत छोटा सा देश है, उनको दी जाएगी 40 करोड़ की मदद, जो पिछले साल 10 करोड़ थी। अफ़गानिस्तान 200 करोड़ है इस साल भी, पिछले साल भी सेम थी। और ईरान के चाबहार पोर्ट को भी 100 करोड़ है इस साल, पिछले साल भी सेम थी। 3 करोड़ नए घर बनाए जाने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में, जिनमें से 1 करोड़ शहरी एरिया में होंगे। आप अगर घर खरीदना चाह रहे हैं तो थोड़ा वेट कर लीजिए,
2 करोड़ ग्रामीण एरिया में होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना बढ़ेगा उतना आने वाले समय में काफ़ी जीडीपी वगैरह ग्रोथ होगी। ट्राइबल एरियाज़ के लिए एक नई स्कीम लॉन्च हुई है, शायद आने वाले एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान 63,000 गाँवों को कवर किया जाएगा जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन अच्छी खासी है और 5 करोड़ ट्राइबल लोगों को हेल्प मिलेगी इससे। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 नई ब्रांचेस खोली जाएंगी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। अगेन ट्राइबल रिलेटेड है ये वाली न्यूज़ भी। सिडबी नाम से एक बैंक है हमारे यहाँ जो छोटी इंडस्ट्रीज़ को, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को लोन वगैरह प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, तो उसकी नई ब्रांचेस खोली जाएंगी आने वाले 3 वर्षों में और 24 नई ब्रांचेस खोली जाएंगी, जिससे कि भारत में एमएसएमईज़ के 242 मेजर क्लस्टर्स हैं, तो उनमें से 168 क्लस्टर्स तक ये सिडबी की ब्रांच पहुंच जाएगी। 12 इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का प्लान है गवर्नमेंट का नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। रेंटल हाउसिंग, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं जो अन्य प्रांतों से आपके प्रांत में जॉब करने के लिए आए हुए हैं, उनके लिए रेंटल हाउसिंग वगैरह डेवलप किया जाएगा PPP मोड में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में। कुछ पैसा गवर्नमेंट निकालेगी, कुछ पैसा प्राइवेट पार्टीज निकालेंगी। क्रिटिकल मिनरल मिशन चल रहा है गवर्नमेंट का, जिसके तहत क्रिटिकल मिनरल्स के रिसाइकलिंग वगैरह के लिए काम किया जा रहा है। आपके मोबाइल वगैरह में जो सेमीकंडक्टर चिप बनता है वो इन क्रिटिकल मिनरल्स से होता है। एक ऑफशोर माइनिंग ब्लॉक्स का ऑक्शन शुरू हो चुका है। भारत ने अन्य देशों में कई जगहों पे पेट्रोल वगैरह के माइनिंग ब्लॉक्स हमने ऑक्शन में हमने खरीदे हुए हैं, तो उनमें रिफाइनिंग वगैरह की प्रोसेस के लिए ऑक्शनिंग होगी भारतीय कंपनियों के लिए। तो रिलायंस, एसआर वगैरह आप कह सकते हैं, उनको फ़ायदा होगा। जैसे आईबीसी था बड़ी कंपनियों के लिए, वैसे एलएलपीज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लिए एक ट्रिब्यूनल है जिसे कहा जाता है सीपे, सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटर कॉर्पोरेट एग्जिट। तो इनसे एलएलपीज को, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स को काफ़ी फ़ायदा हुआ है, उनका क्लोजर टाइम कम हो चुका है और इसके फ़ायदे को देखते हुए और भी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएंगे। टूरिज़्म के लिए बोध गया में 2 टेम्पल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं काशी विश्वनाथ के लाइन पे, एक महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर, एक विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर। राजगीर एक बहुत बड़ा सेंटर है हिंदू बौद्ध जैनों के लिए, तो जैनों के 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रत का टेम्पल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा और एक सप्तर्षि 7 गर्म पानी के 7 हॉट स्प्रिंग्स हैं, गर्म पानी के झरने हैं, उन झरनों को मिला के एक बन रहा है ब्रह्मकुंड, तो इनको भी डेवलप किया जाएगा, मुनि सुव्रत के मंदिर को और सप्तर्षि ब्रह्मकुंड को। नालंदा यूनिवर्सिटी जो डेवलप हो चुकी है उसके साथ साथ नालंदा को भी एक टूरिस्ट सेंटर की तरह डेवलप किया जाएगा। रिसर्च के लिए एक अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड डेवलप किया जा रहा है और स्पेस इकोनॉमी को 5 गुना बढ़ाने के लिए 1000 करोड़ का आवंटन किया जा रहा है। थर्ड पोर्शन पे आते हैं वीडियो के, जो है टैक्सेशन वाला। टैक्सेशन गवर्नमेंट के 2 टाइप के होते हैं, एक इनडायरेक्ट टैक्स, एक डायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर, परोक्ष कर या फिर अप्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो आपकी लायबिलिटी है, आपको स्वयं चुकानी है, माने इनकम टैक्स हो गया व्यक्तियों के लिए और कॉरपोरेशन टैक्स हो गया कंपनियों के लिए। कंपनी जो प्रॉफिट करेगी उसके ऊपर जो टैक्स देगी उसे कहा जाता है कॉरपोरेशन टैक्स। आपको जो सैलरी मिली या आपका बिजनेस है उस बिजनेस पे आपको जो प्रॉफिट हुआ उस पे जो टैक्स देंगे उसे कहा जाएगा इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो देना कंपनी को है लेकिन वो फॉरवर्ड कर देती है अपने कस्टमर पे। उदाहरण जीएसटी। माने आप कभी पार्ले जी का पैकेट खरीदे, 5 रुपए की एमआरपी होगी, बगल में लिखा होगा इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, तो 5 रुपए के पार्ले जी पे पार्ले कंपनी को जीएसटी देना बन रहा था, लेकिन उन्होंने वो जीएसटी आप कैरी फॉरवर्ड कर दिया कस्टमर पे लगा दिया वो। तो पार्ले कंपनी के बिहाफ पे जीएसटी पे कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं, कस्टमर, उसे कहा जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स में एक बड़ा टैक्स होता है कस्टम्स ड्यूटी। जो भी सामान आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर कस्टम्स ड्यूटी लगती है। तो बहुत सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी कम की है, बहुत सारी चीज़ों पे हटा दी है। एक गोल्ड वगैरह पे कस्टम ड्यूटी 15% से कम करके 6% कर दी है, गोल्ड और सिल्वर पे। क्यों? भारत ज्वेलरी एक्सपोर्ट में बहुत आगे है
और इन ज्वेलरी की जो इंडस्ट्री है बनाने वाली, वो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, माने काफ़ी सारे लोगों को रोज़गार दे रही है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर इंपोर्ट वाला रॉ मटेरियल इंपोर्ट अगर महंगा हो रहा है तो आपका एक्सपोर्ट भी महंगा होगा और एम्प्लॉयमेंट कम होगी जनरेट। तो इस वजह से इंपोर्ट ड्यूटी कम करती है इस पे, कस्टम्स ड्यूटी गोल्ड और सिल्वर पे। सेम चीज़ डायमंड, डायमंड एक्सपोर्ट का हब है भारत, तो डायमंड पे भी कम हो रही है ड्यूटी। और प्लेटिनम जो नई पीढ़ी में ज़्यादा पहना जा रहा है उस पर 15.4% कस्टम ड्यूटी हुआ करती थी, जिसको घटा के 6.4% कर दिया है। इस फिनोमिनन को कहा जाता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी क्या होती है? जब आप किसी रॉ मटेरियल को इंपोर्ट कर रहे हैं और उस पर अगर आप जो कोई टैरिफ दे रहे हैं, कस्टम ड्यूटी वगैरह, तो वो आपके फाइनल आउटपुट के लगाए हुए टैक्स से ज़्यादा है। मतलब मान लीजिए गोल्ड ज्वेलरी पे उतना टैक्स नहीं लग रहा जितना गोल्ड इंपोर्ट पे लग रहा है, तो उस वजह से आपका एक्सपोर्ट उतना अट्रैक्टिव नहीं रहेगा फॉरेन मार्केट्स में, क्योंकि आपकी फाइनल प्रोडक्ट पे उतना टैक्स नहीं है जितना आप रॉ मटेरियल पे टैक्स लगा रहे हो। तो मार पड़ेगी आपके अपने प्रोड्यूसर को, आपके अपने मान लीजिए जो भी आपकी गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग आपकी जितनी भी यूनिट्स हैं उन्हें नुकसान होगा। तो इस चीज़ को कहा जाता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। यस, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम लोगों ने लगभग 100 गुना जंप देखा है पिछले 6 वर्षों में, और दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग देश बन चुका है हमारा। तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए मोबाइल के जो रॉ मटेरियल्स होंगे उन पे बेसिक कस्टम ड्यूटी कम की जा रही है, मोबाइल फ़ोन्स पे बेसिक कस्टम ड्यूटी कम की जा रही है, उनके चार्जर्स पे, और जो सर्किट होती है आपकी मोबाइल की, पीसीबीए कहा जाता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली, तो उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी 20% से घटा के 15% की जा रही है। 25 क्रिटिकल मिनरल्स जिनके बारे में बात हुई, जो आपके मोबाइल वगैरह, आपके रिमोट, आपका एसी, आपका टीवी, आपका स्मार्ट फ्रिज, आपकी गाड़ी, आपका बाइक, जहाँ भी कहीं भी स्मार्ट चिप है, अगर ग्रीन वाली हरी वाली पट्टी आपने देखी हो, उसमें ये क्रिटिकल मिनरल्स लगते हैं, रेयर मिनरल्स, तो उन पे कस्टम ड्यूटी टोटली हटाई जा रही है। डायरेक्ट टैक्सेस पे आ रहा हूँ मैं। कॉर्पोरेट टैक्स रेजिम में इन्होंने काफ़ी सरलीकरण किया हुआ है। तो वित्त मंत्री जी का एक स्टेटमेंट था कि लगभग 58% कंपनियों ने नई रेजिम, जो सिंप्लीफाइड टैक्स रेजिम है कॉर्पोरेट टैक्स की, उसे अडॉप्ट किया हुआ है। और उसी तरह इनकम टैक्स में इन्होंने 2 रेजिम्स शुरू की हैं, ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम। न्यू टैक्स रेजिम में टैक्स वगैरह की काफ़ी छूट छाट दी हुई है। तो लगभग 2/3 रिटर्न्स जो पिछले साल फाइल किए गए, लगभग 2/3, उन्होंने न्यू टैक्स रेजिम को अडॉप्ट किया हुआ था। तो जो एक डिबेट चल रही थी कि न्यू टैक्स रेजिम का फ़ायदा हुआ या नहीं, साफ दिख रहा है फ़ायदा हो गया। हो सकता है, अनुमान लगाया जा रहा है 2025 वाले बजट में ओल्ड टैक्स रेजिम को टोटली ख़त्म कर दिया जाए। नेक्स्ट आ रहे हैं हम लोग टैक्स रेट्स पे। क्या फ़ायदा हुआ? कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। न्यू टैक्स रेजिम में मामूली फ़ायदा हुआ है। यहाँ पे 7 से 9 लाख हुआ करते थे 10% पे, वो हो गए 7 से 10 लाख। यहाँ 9 से 12 लाख हुआ करते थे 15% पे, वो हो गए 10 से 12 लाख। और 12 से 15 लाख रुपए पे 20% जस का तस है। 15 लाख से प्लस इनकम के लिए है 30% इनकम टैक्स। बाकी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। इनकम टैक्स रेट्स के लिए एक अलग से वीडियो लगाया हुआ है हमने, फरवरी में लगाया हुआ था, तो मैं एडवाइस करूँगा आप वही देख लीजिए, क्या फ़र्क पड़ेगा आपके इनकम टैक्स पे पता चलेगा आपको। मिडिल क्लास बड़ा नाराज़ है, उनको चाहिए था कि ये 7 लाख से बढ़ के कम 8 लाख हो जाए और ओल्ड टैक्स रेजिम में भी बढ़ के 8 लाख हो जाए। मैं कैपिटलिस्ट इंसान हूँ, मैं ज़ीरो टैक्स रेजिम वाले को प्रमोट नहीं करता, क्योंकि सर यूएसए में कोई ज़ीरो टैक्स वाले स्लैब नहीं है। आपकी इनकम कुछ भी हो, आपकी इनकम अगर $500 भी हो, तब भी आप टैक्स पे करोगे। और बेसिक टैक्स रेट भी बहुत ज़्यादा है, 10% है। हमारे यहाँ बेसिक टैक्स रेट 5% है। मतलब आपकी इनकम अगर मान लीजिए 10 लाख रुपए है, आप अगर ओल्ड टैक्स रेजिम में भी टैक्स दे रहे हैं तो इस पे देंगे आप 12,500 रुपये और इस पे देंगे आप 1 लाख रुपए। 10 लाख की इनकम पे आप दे रहे हैं केवल 1,12,500 रुपये, विदाउट एग्जेम्पशंस की बात कर रहा हूँ मैं। तो 11% टैक्स हुआ। और अगर यहाँ पे आपकी इनकम 10 लाख है तो आप इन 4 लाख पे दे रहे 5%, यानी 20,000 रुपये।
और इन 3 लाख पे दे रहे हैं 10% यानी 30,000 रुपये। तो आप 10 लाख की इनकम पे आप टैक्स दे रहे हैं केवल 50,000 रुपये सर। तो अगर आप 5% नेट टैक्स अपने देश को नहीं दे पा रहे तो डूब के मरने वाली स्थिति है। और भारत में टैक्स पेइंग जनता का रेशियो कितना है ये भी दिखा दूं मैं आपको। भारत में केवल 2.2% पॉपुलेशन टैक्स पे करती है, इनकम टैक्स। अमेरिका में वो परसेंटेज है 50%, फ्रांस में है 78%, जर्मनी 61%, यूके लगभग 60%। तो हम लोग जब कंप्लेन करते हैं हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं हम लोग जिम्मेदार हैं। और मैं मानता हूँ सैलरीड क्लास ईमानदारी से टैक्स पे कर रहा है, बिजनेस क्लास सबसे ज़्यादा टैक्स चोरी कर रहा है। 50-50 लाख के प्रॉफिट वालों को मैंने 5 लाख का रिटर्न भरते हुए देखा हुआ है, मैंने खुद देखा हुआ है। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे कदम उठाए हुए हैं उनको टैक्स नेट में लाने के लिए। जैसे एक मैंने बता दिया आपको, डिजिटल पेमेंट से सबकी इनकम ट्रांसपेरेंट होती जा रही है, धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, तभी तो ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले लोग बढ़ रहे हैं। और दूसरी चीज़ एक बहुत अच्छी मैंने एक इंटरव्यू में सुनी वित्त मंत्री जी के मुँह से कि अगर आप कहीं फॉरेन ट्रिप के लिए जा रहे हैं तो अब आपका टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स वहीं पे कट जाएगा। अगर आपने कुछ मिनिमम से ज़्यादा स्पेंड किया फॉरेन ट्रिप पे, आपका टैक्स कट जाएगा वहाँ पे। अगर आपको रिफ़ंड चाहिए तो आपको रिटर्न फाइल करना होगा और फिर आपको गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मेरी इनकम कितनी है। 5 लाख से कम का IT रिटर्न भरने वाले लोग फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं, जो कि कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर आपकी महीने की इनकम 40,000 है, आप फॉरेन ट्रिप में नहीं जा सकते सर, यहाँ के खर्चे नहीं ख़त्म होंगे, फॉरेन ट्रिप कहाँ जाओगे। तो वो लोग अपनी इनकम को छुपा के फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं और इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को स्पॉन्सर कर रहे हैं, क्योंकि अपनी ब्लैक मनी की इनकम है, जाके कैश खर्च करके आ जाओ, किसको क्या पता चलेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पॉन्सर करेंगे यूके का, फ्रांस का, और आके भारत को गाली देंगे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं। यही लोग सबसे ज़्यादा गाली देते हैं। तो खैर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स की बात हो चुकी है, रिपीट नहीं करूंगा। इसमें एक प्रावधान जोड़ा है गवर्नमेंट ने, इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं होगा 2001 के बाद। इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या होता है? मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी 50 लाख रुपए की 10 साल पहले, और उस प्रॉपर्टी का रेट अभी मार्केट रेट हो गया 1 करोड़ रुपए, तो आपको प्रॉफिट हुआ 50 लाख का। लेकिन इन 10 वर्षों में ऑन एन एवरेज अगर 4% की इन्फ्लेशन रही है तो आपकी वो इन्फ्लेशन वाली इनकम कट हो जाएगी। मतलब 40% जोड़ दीजिए 50 लाख पे, तो आपकी प्रॉपर्टी का रेट था तब 50 लाख प्लस 40% इन्फ्लेशन यानी 20 लाख, तो आपकी इंडेक्सेशन वाली प्रॉपर्टी की कीमत हो गई 70 लाख। अब आपने उसको बेचा 1 करोड़ में, तो आपका प्रॉफिट हुआ 30 लाख, तो आपको 30 लाख पे टैक्स देना होगा। लेकिन तब कितना टैक्स दिया जा रहा था? 20%, यानी ये होगा 6 लाख। और अब इस पे 50 लाख पे पूरे के पूरे 50 लाख पे टैक्स दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 12.5%। तो वो होगा आपका करीब अगेन 6 लाख प्लस कुछ होगा। 50 लाख पे 12% हो गया 6 लाख, और आधा परसेंट हुआ 25, यस 25, 6,25,000। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से बढ़ के 2 करोड़ हो चुकी है, तब आपको नए वाले में फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ से 70 लाख से आपका प्रॉफिट हो रहा था मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी 50 लाख की और बेची आपने 2 करोड़ की, तो इंडेक्सेशन आपका था 10 सालों का 40% यानी 20 लाख। तो इंडेक्सेशन वाली वैल्यू हो गई आपकी प्रॉपर्टी की 70 लाख। अब प्रॉफिट हुआ आपको 1 करोड़ 30 लाख का, और इस पे अगर आपको 20% टैक्स देना है 1 करोड़ 30 लाख पे, तो 13 लाख गुना 2 हो गया 26 लाख रुपए। मान लीजिए आप इस वाले से चेक कर रहे हैं, आपका प्रॉफिट हुआ 1.5 करोड़, और इस पे आपको देना है 12.5%। 10% हुआ 15 लाख, और 15 लाख का 1/4 हुआ
लगभग 3,75,000। तो आपका टैक्स हुआ 18,75,000 और इस पे आपका टैक्स हो रहा था 26 लाख। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी बहुत स्पीड से बढ़ी है तो आपको नए वाले में फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट ने इसके पीछे लॉजिक दिया है इंडेक्सेशन हटाने के पीछे। ये चीज़ समझानी काफ़ी मुश्किल थी, आप समझ पा रहे हैं, काफ़ी मुश्किल थी। तो टैक्स को सरलीकरण करने के लिए, सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स के लिए ये कदम उठाया गया है। सब के लिए अब से टैक्स रेट होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पे टैक्स होगा 12.5%, नो एग्जेम्पशन। अगर 2001 से पहले की संपत्ति ली हुई है तो तब आपको 2001 तक का इंडेक्सेशन बेनिफिट मिल जाएगा। सेम चीज़ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस पे टैक्स बढ़ा के कर दिया इन्होंने 20%। ये किया हुआ है फ्यूचर एंड ऑर्डर को ख़त्म करने के लिए। गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्दी है, यंगस्टर्स फ्यूचर F&O में बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं। और RBI की और सेबी वगैरह की रिपोर्ट्स थी कि 10 में से 9 लोग F&O में पैसे गंवा रहे हैं। तो अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं F&O के माध्यम से, कृपया रुक जाइए, मत कीजिए। मतलब 10 में से 9 लोग, 90% लोग पैसा गंवा रहे हैं। गवर्नमेंट को चिंता ये है कि अगर युद्ध का भरोसा उठ गया शेयर मार्केट से तो लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान होगा। फिर वो लोग इन्वेस्ट करेंगे ज़मीन में या फिर सोने में, और उसमें ब्लैक मनी काफ़ी जनरेट हो रही है। अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, SIP लीजिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, लॉन्ग टर्म तक वेट कीजिए। आप 10 साल 20 साल वेट कीजिए, आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। और एक चीज़ समझिए, शेयर मार्केट आपके रोज़ बरोज़ के खर्चे निकालने के लिए नहीं होता। रोज़ बरोज़ के खर्चों के लिए कोई जॉब ले लीजिए, कोई बिजनेस कीजिए, और उसमें से जो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो रही है उसको आप SIP में लगा दीजिए, उसको भूल जाइए। 10 साल बाद 20 साल बाद आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर आप F&O में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कृपया रुक जाइए। तो गवर्नमेंट ने F&O को डिस्करेज करने के लिए एक और चीज़ की हुई है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो हुआ करता था वो बढ़ा के कर दिया है। इस पे फ्यूचर्स पे हुआ करता था 0.0125%, यानी 10,000 पे आप दे रहे थे ₹1.25, तो उससे बढ़ के हो जाएगा अब ₹2, 20 रुपया। और अगर आप ऑर्डर्स वाले पे, ऑप्शंस वाले पे कर रहे थे तो उस पे टैक्स बढ़ा के कर दिया है 0.1%। तो ये एक चीज़ और की है फ्यूचर एंड ऑप्शंस को कंट्रोल करने के लिए, डिस्करेज करने के लिए। नेशनल पेंशन स्कीम पे एग्जेम्पशन लिमिट को बढ़ा दिया है। अगर आपका एम्प्लॉयर आपके नेशनल पेंशन पे कंट्रीब्यूट, अगर आप अपने पेंशन प्लान पे इनकम का 10% तक इन्वेस्ट कर रहे थे तो वो आपकी इनकम से एग्जेम्प्ट हो रही थी, अब 14% तक के लिए एग्जेम्प्ट होगी। मतलब मान लीजिए आपकी सैलरी है 50,000 रुपये और आप उसमें 10% यानी कि 5,000 रुपये पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे थे, तो आपकी सैलरी वो 5,000 रुपये टैक्स फ्री हो जाती थी। और अगर अब आप 14% यानी 7,000 रुपये तक इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो एग्जेम्प्टेड होगी, यानी आपकी टैक्सेबल इनकम में नहीं गिनी जाएगी। मतलब अगर आपकी सैलरी 6 लाख थी तो उसमें 50,000 वो नहीं गिनी जाएगी, आपकी सैलरी केवल 5,50,000 गिनी जाएगी। और वो है केवल न्यू टैक्स रेजिम वालों के लिए, ओल्ड टैक्स रेजिम वालों के लिए नहीं है। एक नई स्कीम लॉन्च की है गवर्नमेंट ने, NPS वात्सल्य। 18 साल से छोटी उम्र के बच्चों के लिए माँ बाप खुद एक पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट कर पाएंगे जिसको कहा जाएगा वात्सल्य। आपका बच्चा 2 साल का है, आप अभी से उसके पेंशन के लिए इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। जब वो 18 साल का हो जाएगा तब उसकी नॉर्मल NPS में कन्वर्ट हो जाएगी वही स्कीम। तो एडवांस प्लानिंग कर सकते हैं आप अपने बच्चों के लिए। और लास्ट वाला पॉइंट है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की थी, विवाद से विश्वास स्कीम। मतलब आपने मान लीजिए ब्लैक मनी इकट्ठा किया हुआ है, आप गवर्नमेंट को डिक्लेयर कर दीजिए मेरे पास इतना ब्लैक मनी है, गवर्नमेंट उसके ऊपर केवल टैक्स चार्ज करेगी, कोई पेनल्टी नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। कुछ लोगों ने आगे बढ़ के डिक्लेयर किया था कि ठीक है भाई मेरी इतनी संपत्ति है, कुछ लोगों ने नहीं किया। जिन्होंने नहीं किया उनके ऊपर अभी इनकम टैक्स वगैरह के केसेस चल रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने 2024 की दूसरी विंडो दी है कि अगर अभी आपके ऊपर इनकम टैक्स वगैरह के केस चल रहे हैं तो आप विवाद से विश्वास स्कीम 2 में अप्लाई कीजिए। आप केवल टैक्स पे कर दीजिए, कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई पेनल्टी नहीं होगी, नो क्वेश्चंस आस्क्ड कि ये पैसा कहाँ से आया।
एक जज का केस था विवाद से विश्वास स्कीम वाला। उन्होंने अपनी ब्लैक मनी डिक्लेयर कर दी थी कि मेरे पास इतनी ब्लैक मनी है। रिटायरमेंट के बाद उनके ऊपर करप्शन का केस चला, तो उन्होंने, जज ने प्लीड किया, भैया मैंने विवाद से विश्वास स्कीम ले ली थी, अब मत पूछिए मुझे कि ये पैसा कहाँ से आया। तो करप्शन करना तो इलीगल काम है, फिर भी बच गए, फिर भी कोई केस नहीं हुआ। तो इतनी अच्छी स्कीम है विवाद से विश्वास स्कीम। विवाद से विश्वास 2.0 लॉन्च किया गवर्नमेंट ने इस बजट में। अगर पिछले कोई पाप हैं तो अभी भी धो दीजिए, चल जाएगा। एफडीआई को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाए हुए हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा स्टेप है कॉर्पोरेट टैक्स फॉरेन कंपनीज़ के लिए घटा के 40% से कर दी है 35%। और एंजल टैक्स को ख़त्म कर दिया है। 30% एंजल टैक्स दिया करते थे अगर आपके स्टार्टअप पे किसी ने इन्वेस्ट किया हुआ है। मान लीजिए 2 करोड़ इन्वेस्ट किया था और फिर उसकी शेयर्स की लिस्टिंग हो गई, शेयर की लिस्टेड वैल्यू है मान लीजिए 5 करोड़, और फिर उसने बेच दिया उसको मान लीजिए 10 करोड़ वैल्यूएशन पे, तो जो मार्केट वैल्यू और जो रियलाइज्ड वैल्यू के बीच में जो प्रॉफिट हुआ उसके ऊपर 30% चार्ज हुआ करता था। तो उस एंजल टैक्स को एबॉलिश कर दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट को स्टार्टअप इकोनॉमी को बूस्ट करना है उन्हें। तो उम्मीद करते हैं आपको बजट वाला लेक्चर पसंद आया होगा। कोई क्वेश्चंस हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।